सब कुछ तब शुरू होता है जब हमारा लड़का जंगयन हाई स्कूल के अपने जैसे छात्रों से भरी एक बस में अपनी आंखें खोलता है। वह जल्दी ही समझ जाता है कि वह अतीत में वापस आ चुका है। जब वह देखता है कि बस उसके साथियों से भरी हुई है तो वह समझ जाता है कि वह उसी समय में लौट आया है जब उसने और उसके साथियों ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और वे अपनी क्लासेस अवेकन करने के लिए नानियोंग डीमन केव स्टेशन जा रहे थे। इस समय शहर के नष्ट होने में अभी भी 2.5 साल बाकी हैं। पूरी कहानी यह है कि 12 साल पहले इंसानी दुनिया में अचानक कई डीमन केव एंट्रेंसेस प्रकट हो गए थे और नानियोंग डीमन केव उनमें से एक था। गुफा से निकलने वाले मॉन्स्टर्स ने बड़े पैमाने पर इंसानों का कत्लेआम किया। मजबूर होकर इंसानों ने पलटवार करने के लिए डीमन केव के अंदर प्रवेश किया, लेकिन उन्हें जल्द ही एक भयावह सच्चाई का पता चला कि डीमन वर्ल्ड के अंदर सामान्य हथियार पूरी तरह बेकार हो जाते हैं क्योंकि माना उनके काम में बाधा डालती है। कुछ ही समय बाद मानवता ने खोज लिया कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में पहुंचकर किसी डीमन केव के प्रभाव क्षेत्र में जाता है वह इनेट स्किल्स जागृत कर लेता है और उसे मॉन्स्टर्स से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। कई वर्षों तक अवेकेंड लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बाद इंसानों ने आखिरकार डीमन केव्स के अंदर डीमंस को रोक दिया और फिर दूसरी दुनिया में पलटवार शुरू कर दिया। इसी वजह से मानव समाज की व्यवस्था बदल गई और अब हर 18 वर्षीय हाई स्कूल ग्रेजुएट अपनी क्लास अवेकन करने के लिए किसी डीमन केव पर जाता है। मूल रूप से क्लासेस 3 प्रकार की होती हैं: कॉम्बैट, सपोर्ट और क्राफ्ट। जैसा कि उम्मीद की जाती है, कॉम्बैट क्लास सबसे ऊपर मानी जाती है जबकि सपोर्ट क्लास उसके ठीक बाद आती है, लेकिन क्राफ्ट क्लास सबसे पीछे रहती है और हर कोई उसे तुच्छ समझता है। अपने पिछले जीवन में यान ने जो क्लास अवेकन की थी वह F रैंक क्राफ्ट क्लास थी, लेकिन उसमें एक खास बात थी क्योंकि उसकी क्लास के साथ जो इन्नेट स्किल जागृत हुई थी वह एक ओवर पावर्ड गॉड टियर स्किल थी जिसका नाम था मॉडिफाई। ये स्किल किसी स्किल या आइटम के नाम में केवल एक कैरेक्टर बदलकर उसे बेकार चीज से खजाना या खजाने से कबाड़ बना सकती थी। पिछले जीवन में जैसे ही उसने यह स्किल दिखाई, बड़े बड़े लोग तुरंत उसे अपने कब्जे में ले गए और उससे हर तरह की स्किल्स और इक्विपमेंट के नाम मॉडिफाई करवाने लगे। उसने उनके लिए अनगिनत बेकार चीजों को शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स में बदल दिया, लेकिन इसी वजह से वे उससे डरने भी लगे। इसलिए उन्होंने उसे हल्की सी हाउस अरेस्ट जैसी कैद में रखा, उसकी ग्रोथ रोक दी और उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। यह सब तब तक चलता रहा जब तक एक रात लेवल 96 का एक विशाल ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर नानियोंग डीमन केव से बाहर नहीं निकल आया। ये ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। जिस दिन यह हुआ उसी दिन यान अभी अभी लेवल 70 पर पहुंचा था और मुश्किल से मानव शक्तिशाली योद्धाओं की श्रेणी में कदम रखा था। यान को महसूस हुआ कि किसी ने जानबूझकर उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल उसे खत्म करने के लिए किया क्योंकि अब वे उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। मरने से पहले यान ने अपनी रिजरेक्शन स्किल को मॉडिफाई करके रीबर्थ बना दिया था और इसी वजह से उसका पुनर्जन्म हुआ। अब जब वह दोबारा जन्म ले चुका है, यान समझ चुका है कि इस दुनिया में वह केवल खुद पर भरोसा कर सकता है और इस जीवन में वह किसी को भी अपनी असली शक्ति के बारे में नहीं बताएगा। उसका इरादा अपने परिवार, दोस्तों और पूरे शहर की रक्षा करते हुए चुपचाप खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना है। कुछ ही देर बाद वे नान्योंग सिटी हंटर एसोसिएशन HQ पहुंच जाते हैं जहां अवेकनिंग प्लाजा स्थित है। कुछ छात्र बेहद उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे कोई शानदार क्लास अवेकन करेंगे, जबकि कुछ इस डर में हैं कि कहीं उन्हें कोई बेकार क्लास न मिल जाए। इसी बीच सबकी नजर यान पर टिकी हुई है जो पढ़ाई और कॉम्बैट दोनों में एकेडमी का नंबर 1 छात्र है। कहा जाता है कि उसका जन्म ही माना से भरे शरीर के साथ हुआ था और इसी कारण उसे एक जीनियस माना जाता है। सभी छात्रों को पूरा यकीन है कि वह एक शक्तिशाली कॉम्बैट क्लास अवेकन करेगा, लेकिन स्कूल का दूसरे नंबर का छात्र योंग होंगवे यन की सफलता से जलता है और उसे विश्वास है कि यन को एक बेकार क्लास ही मिलेगी। तभी शिक्षक यन से कहते हैं कि वह सबसे पहले जाए ताकि सभी की शुरुआत अच्छी हो सके। उसे क्रिस्टल पर दोनों हाथ रखने के लिए कहा जाता है जिससे उसका क्लास पैनल अवेकन होगा। नाइट्स उसे आगे बुलाते हैं ताकि अवेकनिंग प्रोसीजर शुरू की जा सके और यान पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है क्योंकि उसे पहले से पता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। छात्र और यहाँ तक कि शिक्षक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह कोई शक्तिशाली कॉम्बैट क्लास अवेकन करे। वे खास तौर पर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे क्राफ्ट क्लास न मिले क्योंकि वही सबसे बेकार मानी जाती है, लेकिन होंगवे को पूरा विश्वास है कि यान को एक ट्रैश क्लास ही मिलने वाली है। यान आगे बढ़कर क्रिस्टल को छूता है। क्रिस्टल तेज रोशनी से चमक उठता है और फिर उसकी क्लास दिखाई देती है जो टिंकरर निकलती है। जैसा कि उसने पहले ही सोचा था, यह एक F रैंक क्राफ्ट क्लास थी। जैसे ही सभी लोग यह देखते हैं वे पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। शिक्षक सदमे में अपना सिर पकड़ लेते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया जबकि यान इतना मेहनती छात्र है। दूसरी ओर होंगवे और उसके साथी हंसते हंसते लगभग बेहाल हो जाते हैं क्योंकि यान की हालत इससे भी बदतर नहीं हो सकती थी। होंगवे बेहद खुश हो जाता है।
जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि आखिरकार वह यान से आगे निकल जाएगा, जिसने अब तक हर चीज में हमेशा उसे पीछे छोड़ा था। नाइट्स में से एक यान को सांत्वना देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि टिंकरर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि यह फार्मर क्लास से तो बेहतर ही है। वह उससे कहता है कि वह इस क्लास का उपयोग करके एक शॉप खोल सकता है और लोगों का गियर रिपेयर करके अच्छी कमाई कर सकता है। तभी अचानक क्रिस्टल दोबारा प्रतिक्रिया देने लगता है और यह देखकर हर कोई चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब था कि यान दूसरी क्लास भी अवेकन कर रहा है। टीचर बताता है कि ड्यूअल क्लासेस अवेकन होना बेहद दुर्लभ है और जो भी ऐसा करता है उसे प्रतिभाओं में भी सबसे बड़ा जीनियस माना जाता है। टीचर को पूरा विश्वास था कि दूसरी क्लास पहली से बेहतर होगी। तभी क्लास पैनल दूसरी क्लास दिखाता है और वह फार्मर क्लास निकलती है। वह भी टिंकरर की तरह एफ रैंक थी और यह देखकर हर कोई पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि फार्मर को टिंकरर से भी ज्यादा बेकार माना जाता है। होंगवेई हंसते हंसते लगभग जमीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कही बात बिल्कुल वैसी ही सच हो गई जैसी वह चाहता था। सब लोग तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यान पूरी तरह असफल है और उसके लिए दया और सहानुभूति के शब्द चारों ओर से आने लगते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर यान बेहद खुश था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी अवेकन हुई क्लासेस बेकार हैं, लेकिन उसका असली टैलेंट एक ओवरपावर्ड स्किल है। जहां तक टिंकरर और उसकी इनेट स्किल मॉडिफाई की बात है, यह ऐसी स्किल है जो किसी इनेट स्किल, इक्विपमेंट या आइटम के नाम में केवल एक कैरेक्टर बदल सकती है। मॉडिफिकेशन के बाद उस नाम का मालिक उसी नए नाम के अनुसार नई इनेट स्किल, इक्विपमेंट या आइटम प्राप्त कर लेता है। यदि मॉडिफिकेशन का टारगेट खुद यन हो तो सक्सेस रेट 100% रहती है, लेकिन यदि टारगेट का लेवल यन से अधिक हो तो हर लेवल के अंतर पर सक्सेस रेट 10% कम हो जाती है। दूसरी ओर फार्मर क्लास की इनेट स्किल ग्रोथ पौधों की ग्रोथ स्पीड को 110% बढ़ा देती है। इसके अलावा यह टारगेट, जिसमें खुद यन भी शामिल है, को रिवाइव कर सकती है और उसकी सभी इंजरीज पूरी तरह ठीक कर देती है। लेकिन खर्च हुई माना वापस रिस्टोर नहीं होती। यन जानता था कि यदि वह इन स्किल्स का सही तरीके से उपयोग करे तो यही उसकी सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड बनेंगी। यन नए स्टूडेंट रैंकिंग्स को देखता है और दोनों लिस्ट्स में पहला स्थान हासिल करने की कसम खाता है। इसके साथ ही वह तय करता है कि वह सबको दिखाएगा कि एक एफ रैंक क्लास से डरकर जीना कैसा होता है। आखिरकार नंबर 1 स्टूडेंट को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं और इस जीवन में वह बिना किसी की मदद के सब कुछ खुद करते हुए सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है। नए अवेकन हुए रुकीज की मदद के लिए एक बिगिनर ट्रेनिंग बेस बनाया गया था, जहां उन्हें लेवल अप करने का मौका मिलता था। यह जगह इंसानों द्वारा पाले गए कमजोर डीमन केव क्रीचर्स से भरी हुई थी। इसे पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था और यही वह स्थान था जहां रूकी सबसे अधिक एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा सकते थे। यदि कोई वहां का क्लियर टाइम रिकॉर्ड तोड़ देता तो उसे आने वाले प्रोविंशियल रूकी टूर्नामेंट में बोनस पॉइंट्स मिलते, जिससे बेस्ट यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती। यही सोचकर यान ट्रेनिंग बेस की ओर निकल पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल बाकी लोगों की तरह लेवल अप करना नहीं था। वह वहां टाइम रिकॉर्ड तोड़ने और टॉप यूनिवर्सिटी में प्रवेश का टिकट पक्का करने आया था। एंट्रेंस पर पहुंचते ही वहां तैनात नाइट उसका प्रोफाइल चेक करता है और समझ जाता है कि यन 10,000 लोगों में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ड्यूअल क्लासेस अवेकन की है, लेकिन दोनों ही एफ रैंक हैं। नाइट मजबूर होकर यान से पूछता है कि क्या वह सचमुच यह चैलेंज अकेले लेना चाहता है। वह यान को बताता है कि भले ही यह बिगिनर ट्रेनिंग बेस का फर्स्ट स्टेज डंजन है, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। नाइट उसे अपने क्लासमेट्स के साथ टीम बनाने की सलाह देता है, लेकिन यान साफ कह देता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है और वह आदमी से बिगिनर गियर देने को कहता है। अंदर ही अंदर नाइट को लगता है कि डबल एफ रैंक क्लासेस अवेकन करने के बाद यान के लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अवेकनिंग से पहले वह एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में सबसे ऊपर था। इसके बाद वह आदमी यान को बिगिनर गियर देता है, लेकिन यान ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसे केवल आयरन सोर्ड ही नहीं मिली, बल्कि एक पेयर ऑफ लेदर बूट्स भी दिए गए हैं। यान समझ जाता है कि वह आदमी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। उन बूट्स से उसे अतिरिक्त 3 पॉइंट्स की स्पीड मिलती है। हालांकि वह आदमी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, यान समझ जाता है कि वह वास्तव में उसे कमजोर समझ रहा है। जैसे ही वह ट्रेनिंग एरिया के अंदर बढ़ता है, नाइट उसे आवाज देकर कहता है कि यदि चार्जिंग रैबिट्स का झुंड उस पर टूट पड़े और वह उन्हें संभाल न पाए तो तुरंत मदद के लिए पुकार लेना। यान आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है और उसे याद दिलाने के लिए नाइट का धन्यवाद करता है। ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंचने ही वाला था कि यान अपनी मॉडिफाई स्किल का इस्तेमाल करके सोर्ड और बूट्स के नाम मॉडिफाई कर देता है, जिससे सोर्ड की पेनिट्रेशन बढ़ जाती है और बूट्स उसे पहले से भी अधिक बोनस मूवमेंट स्पीड देने लगते हैं। हालांकि वह सोर्ड को होली सोर्ड या डीमन सोर्ड में बदल सकता है, लेकिन वह ट्रेनिंग एरिया के अंदर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि
वहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। पिछले जीवन में अपनी टैलेंट सबके सामने दिखाने की कीमत वह पहले ही चुका चुका है और इस बार वह वही गलती दोबारा नहीं करने वाला। उसे पता है कि चाहे वह लेवल 1 गियर पर कितनी भी मॉडिफिकेशन कर ले, वह उसे कोई पागलपन भरी चीज नहीं बना सकता, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति में इतना ही उसके लिए काफी था। दरअसल ट्रेनिंग बेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें बेसिक एरिया, एडवांस्ड एरिया और बॉस एरिया शामिल हैं। सामान्य कॉम्बैट ट्रेनिंग बेसिक एरिया में की जाती है और अगर किसी ट्रेनी को ज्यादा कठिन चुनौती चाहिए तो उसके लिए एडवांस्ड एरिया मौजूद है। लेकिन यदि कोई क्लियर टाइम रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो उसे बॉस एरिया तक पहुंचकर बॉस रैंक चार्जिंग रैबिट को मारना होगा। चार्जिंग रैबिट्स लेवल 1 मॉन्स्टर्स होते हैं। उनके सिर पर क्रिस्टल शेल होती है जिससे वे टक्कर मारकर भारी डैमेज पहुंचाते हैं। साथ ही उनका स्वभाव बेहद हिंसक होता है। यान का उद्देश्य इस ट्रेनिंग बेस में सीधे लेवल 5 तक पहुंचना था, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम 100 चार्जिंग रैबिट्स को मारना था। कुछ ही देर में सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, मगर यान पूरी तरह तैयार था क्योंकि उसे पता था कि केवल लेवल 5 पर पहुंचने के बाद ही वह अगले स्टेज यानी व्हर्लविंड वुल्फ बेस को चैलेंज करने के योग्य होगा। ये जगह नए लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, लेकिन यान के लिए यही सबसे बेहतरीन जगह थी जहां वह तेजी से लेवल अप कर सकता था। बिना एक पल गंवाए यान रैबिट्स की तरफ झपटता है और एक के बाद एक उन्हें काट कर गिराने लगता है। वह लगभग बिना किसी मेहनत के उन्हें खत्म करता जाता है और तभी उसे महसूस होता है कि शायद वह एक ही बार में सीधे लेवल 10 तक पहुंच सकता है। लेवल 10 पर पहुंचने के बाद उसे एक और स्किल अनलॉक होगी जिसकी मदद से वह अल्टीमेट मॉन्स्टर्स बना सकेगा। यही सोचकर उसे यकीन हो जाता है कि वह बेहद शक्तिशाली बनने वाला है। मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए उसे याद आता है कि इस समय होंगवेई भी अपनी क्लास अवेकन कर रहा होगा। उसे अच्छी तरह पता था कि जैसे ही होंगवेई अवेकन करेगा वह जरूर उसे ढूंढने आएगा ताकि उसका मजाक उड़ा सके। ठीक वैसा ही होता है जैसा यान ने सोचा था। होंगवेई प्लेटफॉर्म पर चढ़कर अपनी क्लास अवेकन करने पहुंचता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसे कम से कम यान से बेहतर क्लास मिले ताकि वह आखिरकार उससे जीत सके। क्रिस्टल जोरदार प्रतिक्रिया देता है और जब उसकी क्लास सामने आती है तो वह ए रैंक कॉम्बैट क्लास बर्जर्कर निकलती है। होंगवेई खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार वह जीत गया। बाकी छात्र भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब तक होंगवेई हमेशा यान की वजह से दूसरे स्थान पर अटका हुआ था। होंगवेई घमंड से सबके सामने घोषणा करता है कि अब वह नंबर 2 नहीं बल्कि नंबर 1 है। उसके चमचे उसकी खूब तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आखिरकार उसने यान को पीछे छोड़ दिया, जिसे वे अब पूरी तरह बेकार समझते हैं। जब उन्हें यान कहीं दिखाई नहीं देता तो वे मान लेते हैं कि होंगवेई की उससे बेहतर क्लास अवेकन होने की खबर सुनकर वह कहीं छिप गया है। होंगवेई के एक साथी ने बताया कि उसने यान को बिगिनर ट्रेनिंग बेस की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनते ही होंगवेई तुरंत कहता है कि वे सब वहां चलते हैं क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि इस समय यान वहां बुरी तरह संघर्ष कर रहा होगा। वे ये दिखावा करते हुए निकल पड़ते हैं कि वे उसकी मदद करने जा रहे हैं, लेकिन टीचर अच्छी तरह समझ जाता है कि उनका असली इरादा केवल यान का मजाक उड़ाना है। टीचर ये सोचकर दुखी हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि यान ने हमेशा कितनी मेहनत की है। उसने खुद कई बार उसे देर रात तक क्लासरूम में पढ़ाई करते देखा है और कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान खुद को अपनी सीमाओं से भी आगे धकेलते हुए देखा है। माना ट्रेनिंग रूम में जहां पेन सेटिंग पूरी तरह मैक्सिमम पर रहती थी, उसने कभी भी यैन को दर्द से कराहते तक नहीं देखा। टीचर समझ नहीं पाता कि इतना मेहनती इंसान आखिर सबसे बेकार एफ रैंक क्लासेस कैसे अवेकन कर सकता है। लेकिन भीड़ में एक और पर्पल हेयर्ड स्टूडेंट भी मौजूद था जिसे अब भी यान पर पूरा भरोसा था और उसे नहीं लगता था कि एफ रैंक क्लासेस उसके रास्ते की रुकावट बनेंगी। उस छात्र का नाम वोंगचिंग फन था और वह यान का राइवल भी था। एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में वह पूरे स्कूल में दूसरे स्थान पर था। ठीक यान के बाद फर्स्ट ईयर फाइनल्स के दौरान स्टेज पर यान का अटूट डिटर्मिनेशन देखकर चिंगफोंग पूरी तरह प्रभावित हो गया था। अब जब होंगवेई यान को परेशान करने जा रहा था तो चिंगफोंग भी वहां जाने का फैसला करता है क्योंकि उसका मानना था कि यान को परेशान करने का हक सिर्फ उसी का है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर होंगवेई ने यान को हाथ भी लगाया तो वह होंगवेई की पिटाई कर देगा। इसी बीच ट्रेनिंग बेस के अंदर यान आखिरकार 100 से भी ज्यादा चार्जिंग रैबिट्स को मार चुका था। हालांकि उसके पास पिछले जीवन का अनुभव था, लेकिन उसकी मौजूदा कमजोर बॉडी पर इसका बहुत भारी असर पड़ रहा था। फिर भी यान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था क्योंकि अब केवल रैबिट किंग को मारना बाकी था। जैसे ही वह रैबिट किंग को हरा देगा वह इस पूरे एरिया को क्लियर कर लेगा और सीधे लेवल 5 पर पहुंच जाएगा। रैबिट किंग एक लेवल 5 मॉन्स्टर था जिसके सिर पर एक एलिमेंट क्रिस्टल शेल थी और वह अपनी रैमिंग अटैक्स के जरिए एलिमेंटल डैमेज पहुंचा सकता था। इस समय यान केवल लेवल 4 पर था और काफी बुरी तरह घायल भी था, इसलिए उसे पता था कि अगर
वह इस वक्त रैबिट किंग का सीधे मुकाबला करेगा तो उसकी हार तय है, लेकिन उसके पास पहले से ही जीतने की एक योजना थी। जैसे ही चार्जिंग रैबिट अपनी इन्नेट स्किल फ्लेम हेडबट का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ झपटा, यान ने वही किया जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने रैबिट की स्किल का नाम फ्लेम हेडबट से बदलकर फ्लेम हेडबर्स्ट कर दिया। यह ऐसी स्किल थी जो उसके सिर पर लगी क्रिस्टल को ही विस्फोट कर देती थी और उससे दुश्मन के साथ साथ रैबिट को भी भारी डैमेज पहुंचता था। रैबिट यन तक पहुंच भी नहीं पाया था कि उसके सिर की क्रिस्टल फट गई और रैबिट किंग वहीं मौके पर मारा गया। रैबिट किंग को मारते ही यान उम्मीद के मुताबिक लेवल 5 पर पहुंच गया। उसी समय नोटिस बोर्ड पर एक अनाउंसमेंट दिखाई दी जिसमें बताया गया कि चार्जिंग रैबिट एलीट रिकॉर्ड यान ने केवल 36 मिनट में तोड़ दिया है। ये देखकर सभी छात्र सदमे में आ जाते हैं क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड 1 घंटे से भी ज्यादा था। होंग वेई इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता और मान लेता है कि यान ने किसी तरह चीट किया है। वह फैसला करता है कि वह यान के पीछे जाएगा और सबके सामने साबित करेगा कि यान एक फेक है। चार्जिंग रैबिट्स को हराने के बाद यान समझ जाता है कि अब अगले स्टेज पर जाने का समय आ गया है, जो बिगिनर ट्रेनिंग बेस का अगला हिस्सा था और रैबिट्स की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक था। आगे बढ़ने से पहले वह अपनी स्किल का उपयोग करके खुद को पूरी तरह रिपेयर कर लेता है। अब जिन मॉन्स्टर्स का सामना उसे करना था वे व्हर्लविंड वुल्व्स थे। पिछले जीवन में वुल्फ किंग ने उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा परेशान किया था, लेकिन इस बार यान ने तय कर लिया था कि वह वुल्फ किंग से पूरा हिसाब चुकाएगा और उस पर थोड़ा ब्याज भी जोड़ेगा। कुछ ही देर बाद वह व्हर्लविंड वुल्व्स के लिए निर्धारित ट्रेनिंग बेस पर पहुंच जाता है। इस बेस में सामान्य वुल्व्स का लेवल 6 से 9 के बीच होता है, जबकि वुल्फ किंग का लेवल सीधे 10 तक पहुंचता है। दूसरी ओर इस स्टेज के अधिकांश फ्रेशमैन केवल लेवल 1 से लेवल 5 के बीच होते हैं, इसलिए किसी सामान्य रूकी के लिए इस बेस को चुनना खुद पिटने का निमंत्रण देने जैसा था। कुल मिलाकर व्हर्लविंड वुल्व्स की ताकत बेहद डरावनी थी, लेकिन उसी के साथ इस बेस के रिवॉर्ड्स भी उतने ही बड़े थे। यदि कोई इस ट्रेनिंग बेस में जीवित रहकर इसे क्लियर कर ले तो उसे इस स्टेज में कहीं भी मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता था। यान इस समय लेवल 5 पर था और यदि वह वुल्फ किंग को हरा देता तो वह सीधे एक ही बार में लेवल 10 पर पहुंच सकता था। सामान्य परिस्थितियों में किसी रुकी को लेवल 10 तक पहुंचने में लगभग 10 दिन लग जाते थे, लेकिन इस बेस को केवल एक बार क्लियर करने पर ही इंसान सीधे लेवल 10 पर पहुंच जाता था। लेवल 10 हासिल करने के बाद व्यक्ति अपनी दूसरी इन्नेट स्किल अवेकन कर सकता था और उसे वाइल्ड में अकेले जाकर ट्रेनिंग करने की अनुमति भी मिल जाती। ये दोनों फायदे यान के लिए उसकी ताकत बढ़ाने के रास्ते में बेहद महत्वपूर्ण थे, इसलिए वह जानता था कि जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर होगा। बेस के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक ऐसे नाइट से होती है जो चार्जिंग रैबिट बेस वाले नाइट से बिल्कुल अलग और बेहद बदतमीज था। वह रूखे अंदाज में यन से पूछता है कि क्या वह सचमुच इस बेस को अकेले क्लियर करना चाहता है, जबकि लेवल 8 या 9 के फ्रेशमैन भी यहाँ कम से कम 6 लोगों की पार्टी बनाकर आते हैं। वह बताता है कि पहले एक जीनियस फ्रेशमैन भी आया था जिसने ए रैंक क्लास अवेकन की थी और उसने भी इसे सोलो क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि आखिर में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स तक नहीं दे पाया। इसलिए उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यान जैसा एक ट्रैश इंसान वह कर पाएगा जो वह जीनियस भी नहीं कर सका। यन उसे वार्निंग के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन साफ कह देता है कि उसका अपना फैसला नहीं बदलेगा। तब नाइट उससे कहता है कि वह उसे वार्निंग नहीं दे रहा, बल्कि अगर यन मरने के लिए इतना ही उतावला है तो उसे पूरी आजादी है। यान को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती कि एक बार फिर किसी ने उसे कम आंका है, लेकिन वह जानता था कि वह उन लोगों में से नहीं है जो किसी की बात सुनकर अपने कदम पीछे खींच लें। यान पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रेनिंग बेस के अंदर दौड़ पड़ता है और सीधे वुल्व्स की तरफ झपटता है। नाइट बैल्कनी पर खड़ा होकर उसे देखने लगता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि यान खुद ही वुल्व्स की तरफ दौड़ रहा है। उसे लगता है कि यान कोई बेवकूफ इंसान है जो खुद अपनी मौत बुला रहा है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे अपनी सोच पर पछतावा होने लगता है जब वह देखता है कि यान उन मॉन्स्टर्स को ऐसे काटता जा रहा है जैसे वे कुछ हों ही नहीं। शौक से उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है क्योंकि यान ने अभी तक अपनी इन्नेट स्किल्स का इस्तेमाल भी नहीं किया था, फिर भी वह मॉन्स्टर्स के साथ मानो खेल रहा था। यह देखकर उसके मन में केवल एक ही सवाल उठता है कि क्या यान सचमुच एक असली जीनियस है। कुछ ही देर बाद यान ने मॉन्स्टर्स की लाशों का एक विशाल ढेर लगा दिया था। इस समय तक नाइट लगभग यह मान चुका था कि यान कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक जबरदस्त पावर हाउस है। उसे याद आता है कि एंट्रेंस पर उसने यान का मजाक उड़ाया था, इसलिए वह सोचता है कि अगर यान बाहर निकलकर उसे वहीं देख ले तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर यान लाशों के उस ढेर पर बैठकर अपनी ताकत वापस हासिल करने लगता है। वह मानता है कि इस ट्रेनिंग बेस की डिफिकल्टी वास्तव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर उसके पास रिजरेक्शन स्किल न होती तो वह बार बार मर चुका होता। इस समय तक वह लेवल 9 पर पहुंच चुका था, लेकिन यह उपलब्धि उसे उन बेहद परेशान करने वाले वुल्व्स से दर्दनाक लड़ाई लड़ने के बाद मिली थी जो रैबिट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। रिजरेक्शन स्किल होने के
बावजूद उसकी इंजरीज का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होता। लेकिन यान को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि अपनी फेट बदलने की कीमत दर्द के रूप में चुकानी ही पड़ेगी। अब जब उसने पूरे वुल्फ्स पैक को खत्म कर दिया था तो केवल वुल्फ किंग बाकी रह गया था। तभी कुछ दूरी पर लेवल 10 मॉन्स्टर वुल्फ किंग दिखाई देता है। ये ऐसा मॉन्स्टर था जिसकी फर विंड एलिमेंट के साथ रेजोनेट करती थी और उसके पास विंड ब्लेड क्लॉ नाम की स्किल भी थी। वुल्फ किंग की स्किल्स देखने के बाद यन समझ जाता है कि उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है और अगर उसने जबरदस्ती कोई बदलाव किया तो हो सकता है कि स्थिति पहले से भी खराब हो जाए। वह सोचने लगता है कि इस हालात में क्या किया जाए। आखिरकार वह अपनी शर्ट उतार देता है, अपने सिक्स पैक दिखाते हुए कहता है कि अब यह लड़ाई एक आदमी की तरह लड़ी जाएगी। उसके पास मौजूद स्किल्स के अलावा उसे यह भी पता था कि एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में वह अब भी नंबर 1 है। बिना किसी झिझक के यान सीधे वुल्फ किंग की तरफ झपटता है, पूरी तरह तैयार कि उसे दिखा सके कि वह वास्तव में किस मिट्टी का बना है। दूसरी ओर होंगवे और उसके साथी बड़ी मुश्किल से चार्जिंग रैबिट ट्रेनिंग बेस से जिंदा बाहर निकल पाए थे। अगर उन्होंने समय रहते हेल्प रिक्वेस्ट न भेजी होती तो वे लगभग मारे ही गए होते। वहां मौजूद नाइट उन्हें डांटते हुए कहता है कि जब वे बाकी लोगों की तरह बेसिक जोन में ट्रेनिंग कर सकते थे तो एडवांस्ड जोन में जाने की जरूरत ही क्या थी। अंदर ही अंदर होंगवे बेहद गुस्से में था क्योंकि पूरी पार्टी के साथ होने के बावजूद वह बॉस जोन तक भी नहीं पहुंच पाया था और अब वह सोच रहा था कि आखिर यन ने उसे कैसे क्लियर कर लिया। होंगवे गुस्से में अपने एक साथी के मुंह पर मुक्का मार देता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि यान ने किसी तरह चीट किया है। जैसे उनकी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी तभी नोटिस बोर्ड फिर से चमक उठता है और एक नई नोटिफिकेशन आती है कि व्हर्लविंड वुल्व्स ट्रेनिंग बेस भी यन ने केवल 58 मिनट में रिकॉर्ड टाइम के साथ क्लियर कर दिया है। होंगवे के साथी यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन इससे होंगवे का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वह अपने साथी से कहता है कि अब समय आ गया है व्हर्लविंड वुल्व्स ट्रेनिंग बेस जाने का, दिखावे के लिए, ताकि ऐसा लगे कि वे यान का उत्साह बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन उसका असली इरादा किसी भी कीमत पर यान की बनाई हुई लेगेसी को बर्बाद करना था। उधर ट्रेनिंग बेस के अंदर यान आखिरकार उस लेवल 10 तक पहुंच चुका था जिसका वह इंतजार कर रहा था, जहां वह अपनी दूसरी इन्नेट स्किल अवेकन कर सकता था। उसकी नई टिंकरर स्किल से उसे ड्यूरेबिलिटी प्राप्त हुई, जबकि फार्मर स्किल से उसे प्लांट ग्राफ्टिंग मिला। यान बेहद खुश था कि आखिरकार उसे प्लांट ग्राफ्टिंग स्किल मिल गई। वह तुरंत अपनी मॉडिफाई स्किल का उपयोग करके उसका नाम बदलकर यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग कर देता है। यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग एक ओवरपावर्ड स्किल थी जो अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स बना सकती थी और यान बेहद खुश था कि अब यह स्किल उसकी हो चुकी है। यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग ऐसी स्किल थी जो 2 अलग अलग स्पीसीज के जीन्स को ग्राफ्ट करके एक बिल्कुल नई स्पीसीज बनाती थी जो या तो पहले से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हो सकती थी या फिर उससे भी कमजोर। फिलहाल उसके पास सुपीरियर स्पीसीज बनाने की संभावना केवल 10% थी, लेकिन जैसे जैसे इस स्किल का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वह और अधिक स्पीसीज को ग्राफ्ट कर पाएगा। इसके साथ सुपीरियर स्पीसीज बनने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। हालांकि ग्राफ्टिंग के लिए कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन यान को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्किल्स में से एक थी। मूल रूप से पहले से ही शक्तिशाली मॉन्स्टर्स 2 A रैंक मॉन्स्टर्स को मिलाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते थे। यहाँ तक कि एक S रैंक मॉन्स्टर बनने की भी संभावना मौजूद थी। यदि किसी बीस्ट टेमर्स स्किल स्क्रोल का उपयोग करके उस मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो यान उसे अपना पूरी तरह वफादार बैटल कंपेनियन बना सकता था। यान को अपने पिछले जीवन की याद आती है जब बड़े बड़े लोग उसकी शक्ति के परिणामों का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करते थे, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए करेगा। सब कुछ खत्म होने के बाद यन सोचता है कि अब बाहर निकलने का समय आ गया है और वह अपनी प्रोग्रेस देखकर खुद भी प्रभावित हो जाता है। उसने एक मैजिक क्रिस्टल भी हासिल कर लिया था जिसकी कीमत बाजार में बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनका ड्रॉप रेट बेहद कम होता है, इसलिए इन्हें गियर में एम्बेड करने पर बहुत शक्तिशाली इफेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड से मिलने वाले क्रिस्टल्स एसोसिएशन की संपत्ति माने जाते हैं। इस समय यान लेवल 10 पर पहुंच चुका था, जिसका मतलब था कि अब वह आखिरकार डीमन केव के वाइल्ड एरिया में जा सकता था और वहां मिलने वाला हर क्रिस्टल या मटेरियल पूरी तरह उसका अपना होगा। इससे यान को पूरा विश्वास हो गया कि अब उसके पैसों की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली। तभी उसकी छाती पर क्लॉ से लगी चोट में तेज दर्द उठता है क्योंकि वह इंजरी इतनी गंभीर नहीं थी कि उसकी जान ले सके, इसीलिए उसकी रिजरेक्शन स्किल अपने आप एक्टिवेट नहीं हो सकती। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके पास हॉस्पिटल में इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे, जिसका मतलब था कि उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि वह खुद को मार दे और रिजरेक्शन ट्रिगर कर दे। लेकिन वह ऐसा काम ड्यूटी पर मौजूद नाइट्स के सामने नहीं कर सकता था क्योंकि इससे निश्चित रूप से सबको उस पर शक हो जाता। वह सोचता है कि उसे किसी ऐसी शांत जगह पर जाना होगा जहां कोई भी आसपास न हो ताकि वह वहां मरकर रिजरेक्शन का इस्तेमाल कर सके। वह अपनी शर्ट पहनता है और बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर
देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। बाहर बहुत बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ तक कि सीनियर्स भी उसे देखने आए थे क्योंकि उसने नया रिकॉर्ड बनाया था। इतनी बड़ी भीड़ देखकर यान समझ जाता है कि अब वह आसानी से रिजरेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर उसकी मौजूदा हालत में उसे और डैमेज हो जाए और फिर वह सबके सामने अचानक रिजरेक्ट हो जाए तो हर किसी को तुरंत समझ आ जाएगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता यह बन जाती है कि वह इस भीड़ से पीछा कैसे छुड़ाए। तभी अचानक उसकी इंजरीज अपने आप हील होने लगती हैं। ऊपर देखकर वह देखता है कि एक एस रैंक सपोर्ट प्रोफेशन होली एंजल उस पर हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रही। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और जब सब लोग मुड़कर देखते हैं कि यह किसने किया तो पता चलता है कि वह कैक्सॉन नाम की लड़की है जो महान क्लैंस में से एक याओ फैमिली से आती। स्टूडेंट्स पूरी तरह शॉक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसी हैसियत वाली कोई लड़की वहां आएगी। यान भी पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उस लड़की ने सचमुच उसकी जान बचा ली। वह उसके पास जाकर धन्यवाद देता है क्योंकि उसकी सारी इंजरीज पूरी तरह गायब हो चुकी थी। यन कैक्सन से कहता है कि चूंकि उसने उसकी जान बचाई है इसलिए भविष्य में जब भी उसके इक्विपमेंट को रिपेयर कराने की जरूरत होगी वह उसकी मदद करेगा। मन ही मन यान यह भी चाहता था कि आगे चलकर वह और कैक्सन साथ मिलकर काम करें क्योंकि उसकी हीलिंग स्किल हमेशा मुश्किल समय में बेहद काम आने वाली थी। कैक्सन उसकी बात स्वीकार करते हुए मुस्कुराकर कहती है कि वह उस दिन का इंतजार करेगी जब उसका इक्विपमेंट टूटेगा। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी होंगवेई वहां आ धमकता है और यान पर चीट करने का आरोप लगा देता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर सबको कहता है कि यान के बहकावे में मत आओ क्योंकि वह एक बहुत बड़ा चीटर है। होंगवेई दावा करता है कि यान ने अपना स्पीड रन रिकॉर्ड चीट्स की मदद से बनाया है। वह सबको बताता है कि यान एक डुअल एफ रैंक ट्रैश है और यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि क्राफ्ट क्लास अवेकन करने वाले इंसान के पास लगभग कोई कॉम्बैट पावर नहीं होती। होंगवेई आगे कहता है कि किसी के लिए भी अकेले ट्रेनिंग बेस क्लियर करना और साथ ही नया रिकॉर्ड बनाना पूरी तरह असंभव है। उसके अनुसार ऐसा केवल तभी हो सकता है जब किसी के पास बेहद पावरफुल गियर हो। लेकिन वह कहता है कि यन के लिए यह भी संभव नहीं है क्योंकि वह गरीब है। अंदर ही अंदर होंगवेई को पूरा विश्वास था कि यन उससे ईमानदारी से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने किसी सस्ती चाल का सहारा लिया है। होंगवेई आगे कहता है अगर यन इतना पावरफुल गियर खरीद सकता है तो इसका मतलब है कि वह कभी गरीब था ही नहीं बल्कि उसने जानबूझकर खुद को गरीब दिखाया ताकि स्कूल से फाइनेंशियल एड लेकर सबको बेवकूफ बना सके। ये सुनते ही भीड़ का यन के प्रति उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। तब यन होंगवेई से पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह साबित करे कि उसने चीट नहीं किया। होंगवेई तुरंत कहता है कि वह यही चाहता है। वह यान से कहता है कि अपना गियर उतार कर उससे लड़ो क्योंकि अगर यान उसे हरा देता है तो इसका मतलब होगा कि उसने चीट नहीं किया। कैक्सन तुरंत यान को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यान उसकी चिंता के लिए उसका धन्यवाद करता है। बिना एक पल गंवाए यान होंगवेई की चुनौती स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि इस बार वह होंगवेई का हमेशा के लिए हिसाब चुकता कर देगा ताकि भविष्य में वह दोबारा उसके रास्ते का कांटा न बन सके। होंगवेई घमंड से अपनी बर्जरकर ऑरा छोड़ते हुए यान से कहता है कि उसे चुनौती देकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाता है कि वह यान की इतनी बुरी तरह पिटाई करेगा कि उसके सारे दांत बाहर गिर जाएंगे। इसके बाद होंगवेई अपनी बर्जरकर स्किल एक्टिवेट करता है जो हर मिनट उसके एचपी का 1% खर्च करती है, लेकिन साथ ही उसकी बैटल लस्ट को बढ़ाकर उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और डिफेंस में 30% की बढ़ोतरी कर देती है। यान होंगवेई का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे उसकी बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या वह पूरे 1 मिनट तक यही जोश बनाए रख पाएगा। यान को यकीन नहीं होता कि होंगवेई सचमुच सोचता है कि केवल क्लास डिफरेंस के दम पर वह उसे कुचल देगा। यान फाइटिंग स्टैंस लेता है और होंगवेई को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी करता है जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। वह उसे दिखाना चाहता था कि असली ताकत किसी की क्लास से नहीं आती। अंदर ही अंदर यन राहत महसूस करता है क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड्स छोड़ने से पहले उसने अपने सारे गियर को उनकी ओरिजिनल स्टेट में वापस कर दिया था, इसीलिए अब उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसके इक्विपमेंट में कुछ अजीब नोटिस करेगा। यन तो उन लेदर बूट्स को भी उतार देता है जो उसे दिए गए थे ताकि होंगवेई खुद देख सके कि इस समय उसके शरीर पर गियर का एक भी टुकड़ा नहीं है। होंगवेई इसे अपना फायदा समझता है और सीधे यान की तरफ दौड़ पड़ता है उसका सिर निशाना बनाकर पंच मारने के लिए, लेकिन यान बड़ी आसानी से उस अटैक से बच जाता है जिससे होंगवेई पूरी तरह हैरान रह जाता है। होंगवेई इस पर विश्वास नहीं कर पाता और पागलों की तरह लगातार पंचेस बरसाने लगता है इस उम्मीद में कि उनमें से कोई एक यान को लग ही जाएगा, लेकिन यान की नजर में उसके सारे पंचेस बेहद धीमे थे और वह हर बार आराम से रास्ते से हटकर उन्हें डॉज कर देता है। यान मानता है कि ए रैंक बर्जरकर क्लास वाकई प्रभावशाली है, लेकिन कोई भी अटैक तभी मायने रखता है जब वह अपने टारगेट पर लगे। वह अच्छी
तरह जानता है कि आंख बंद करके लगातार वार करना केवल स्टेमिना की बर्बादी है। वह होंगवेई से कहता है कि पिछले 3 वर्षों से साथ रहने के दौरान वह उसकी पूरी फाइटिंग स्टाइल को अच्छी तरह समझ चुका है। यन काउंटर अटैक की तैयारी करते हुए होंगवेई को याद दिलाता है कि इन 3 वर्षों में वह कभी भी उसकी फाइटिंग स्टाइल को समझ नहीं पाया। होंगवेई कुछ समझ पाता उससे पहले ही यन उसके दाएं टोर्सो पर एक बेहद ताकतवर पंच मारता है। उस एक वार से होंगवेई के पूरे शरीर में भयंकर दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है। यान पूरे आत्मविश्वास से घोषणा करता है कि वह अब भी सबसे ऊपर है। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी से अपना सिर पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि आखिर एक F रैंक क्राफ्ट क्लास A रैंक बजर्कर को कैसे हरा सकती है। होंगवेई को उसकी औकात दिखाने के बाद यान सोचता है कि अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है, क्योंकि बहुत जल्द उसे डीमन केव के वाइल्ड एरिया में जाना होगा। लेकिन उससे पहले उसे अपने लिए कुछ अच्छा गियर खरीदना था। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मॉडिफाई स्किल की वजह से अच्छा इक्विपमेंट कभी समस्या नहीं बनेगा। चूंकि उसने एसोसिएशन का दिया हुआ सारा गियर वापस कर दिया था, इसलिए अब उसके पास बेसिक गियर खरीदने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वह अपना वॉलेट देखता है, उसे फिर याद आ जाता है कि वह कितना गरीब है। तभी उसे पीछे से आते हुए एक पंच का एहसास होता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उसे बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वह उसका दोस्ताना राइवल चिंगफोंग है। चिंगफोंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसके लिए इस अटैक को रोकना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यन लगातार 3 वर्षों से एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में पूरे ईयर का टॉप स्टूडेंट रहा है। चिंगफोंग यान को एक ड्रिंक पिलाता है और यान उससे पूछता है कि क्या वह होंगवेई के साथ उसकी लड़ाई के समय वहां मौजूद था। चिंगफोंग इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि अगर यन होंगवेई को नहीं हरा पाता तो वह खुद आगे बढ़कर होंगवेई की पिटाई करता, क्योंकि यान ही एकमात्र ओपोनेंट है जिसे वह अपना असली प्रतिद्वंद्वी मानता है। चिंगफोंग कहता है कि होंगवेई जैसे लोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तब यान उसे याद दिलाता है कि उसने कभी भी उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की। फर्स्ट ईयर फाइनल्स में चिंगफोंग ने खुद ही हार मान ली थी और उसके बाद से हर साल उसने मुकाबले से पहले ही सरेंडर कर दिया। यान साफ कहता है कि उसे पता है चिंगफोंग जानबूझकर उसे टॉप स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि चिंगफोंग एक अमीर सेकंड जनरेशन किड है और उसे उस स्कॉलरशिप के पैसों की कोई जरूरत नहीं। चिंगफोंग इस बात से इनकार करने की कोशिश करता है और मजाक में कहता है कि वह तो यान की खतरनाक आंखों से डर गया था। यान इस मौके का फायदा उठाकर उससे पूछता है कि अगर इस साल के नेशनल रूकी टूर्नामेंट में दोनों का आमना सामना हुआ तो क्या वह फिर सरेंडर करेगा। चिंगफोंग बिना झिझक जवाब देता है कि इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। वह वादा करता है कि इस बार वह यान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाएगा और दोनों इस बात पर अपना ड्रिंक उठाकर टोस्ट करते हैं। तभी चिंगफोंग 2000 की राशि वाला एक कार्ड यान की तरफ उछाल देता है और कहता है कि वह व्हर्लविंड वुल्फ स्पीड रन स्ट्रेटेजी खरीदना चाहता है। वहां से जाते जाते वह यान को याद दिलाता है कि वह उसे यह स्ट्रेटेजी जल्द से जल्द भेज दे। यान उसे भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा जरूर करेगा। चिंगफोंग के जाने के बाद यान राहत की सांस लेते हुए स्वीकार करता है कि इस मदद के लिए वह उसका एहसानमंद है, लेकिन वह मन ही मन वादा करता है कि भविष्य में यह एहसान जरूर चुकाएगा। अब जबकि उसके पास खर्च करने के लिए 2000 आ चुके थे, वह मार्केट के स्टॉल्स की तरफ जाने का फैसला करता है और सोचता है कि पता नहीं आज उसे कौन कौन से खजाने मिलेंगे। कुछ ही देर बाद यन उस सबसे सस्ते ब्लैक मार्केट स्टॉल पर पहुंच जाता है जिसे वह अच्छी तरह जानता था। हालांकि वह वहां किसी असाधारण चीज की तलाश में नहीं आया था, क्योंकि वहां बिकने वाली लगभग हर चीज सिर्फ बेसिक क्वालिटी की होती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वहां ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। जल्द ही यान को एक स्टॉल दिखाई देता है जहां डीमन शेड सेबर रखा हुआ था, जिसमें व्हर्लविंड वुल्फ मैजिक क्रिस्टल जड़ा हुआ था। यह एक E+ रैंक इक्विपमेंट था जिसे मिटियोर आयरन से फोर्ज किया गया था और इसमें लेवल 5 व्हर्लविंड वुल्फ मैजिक क्रिस्टल फ्यूज की गई थी, जिसकी मदद से यह व्हर्लविंड स्किल छोड़ सकता था। सेलर यान से कहता है कि वह इसे केवल 18,000 में बेच सकता है, क्योंकि अगर सोर्ड अपनी पीक ड्यूरेबिलिटी पर होती तो इसकी कीमत कम से कम 25,000 होती। यान को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि इसकी कीमत ज्यादा होगी। फिर उसकी नजर एक साधारण दिखने वाली सोर्ड पर जाती है और वह सेलर से पूछता है कि वह उसे कितने में बेचेगा। सेलर बताता है कि वह सोर्ड 1500 में मिलेगी। वह सोर्ड एज्योर स्टील सोर्ड थी, जो एक E रैंक सोर्ड थी और साधारण एज्योर स्टील से फोर्ज की गई थी। तब यान सेलर से एक डील करने का फैसला करता है। वह कहता है कि अगर वह उसके लिए डीमन शेड सेबर रिपेयर कर दे तो क्या बदले में वह उसे एज्योर स्टील सोर्ड दे देगा। सेलर तुरंत उत्साहित हो जाता है और यान से पूछता है कि क्या वह सचमुच ऐसा कर सकता है। यान अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल एक्टिवेट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। दरअसल शुरू से ही यान का असली लक्ष्य डीमन शेड सेबर नहीं बल्कि एज्योर स्टील सोर्ड थी, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वह उस पर अपनी मॉडिफाई स्किल इस्तेमाल करेगा, एज्योर
एज्योर स्टील सोर्ड एक लेजेंडरी वेपन में बदल सकती है। सेलर यान से पूछता है कि क्या उसके पास ड्यूरेबिलिटी क्लास है, क्योंकि किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करना बेहद जोखिम भरा और कठिन काम होता है। यान जवाब देता है कि वह F रैंक क्राफ्ट क्लास का टिंकरर है। यह सुनकर सेलर बताता है कि उसके पास भी क्राफ्ट क्लास है, लेकिन वह D रैंक ब्लैकस्मिथ। वह कहता है कि वह वेपन्स को यान से बेहतर समझता है और फिर भी वह किसी ब्लेड की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर होने की गारंटी नहीं दे सकता। स्टूडेंट होने की वजह से वह यान को थोड़ी सलाह भी देता है। वह समझाता है कि जब किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी शून्य हो जाती है तो वह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी स्थिति में ड्यूरेबिलिटी स्किल से उसे रिपेयर करने के लिए पहले वेपन की इनर स्ट्रक्चर को महसूस करना पड़ता है, फिर उसके अंदर बह रही मैजिक को समझकर उसे भीतर से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना होता है। सेलर आगे बताता है कि अगर रिपेयर फेल हो जाए तो वेपन की ड्यूरेबिलिटी और भी कम हो जाती है। इसलिए वह यन से साफ कह देता है कि अगर उसने इसे खराब कर दिया तो उसे पूरे 18,000 चुकाने होंगे। संयोग से कैक्सन भी उसी मार्केट में मौजूद थी और वही यह सब देख रही थी। उसे अच्छी तरह पता था कि सेलर बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, क्योंकि उसके फैमिली गिल्ड के B रैंक प्रोफेशनल्स को भी किसी वेपन की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करने में बहुत कठिनाई होती थी। दूसरी ओर यान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने जिन पावर हाउसेस के गियर रिपेयर किए थे वे A रैंक और यहाँ तक कि S रैंक आर्टिफैक्ट्स तक इस्तेमाल करते थे। आमतौर पर F रैंक टिंकरर बनने वाले ज्यादातर लोग खुद से उम्मीद छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यान हमेशा ऐसा इंसान रहा था जो हर किसी से बेहतर बनना चाहता था। इसलिए उसने अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल को लिमिट तक ट्रेन किया था। अब जबकि उसका रीबर्थ हो चुका था, यह आदत उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई थी। उसके लिए इस तरह के लो लेवल गियर को रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वह डीमन शेड सेबर पर काम शुरू करता है, वहां खड़े सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। यहाँ तक कि कैक्सॉन को भी आखिरकार एहसास हो जाता है कि जब यान ने उससे कहा था कि वह भविष्य में उसका गियर रिपेयर करेगा, तब वह मजाक नहीं कर रहा था। कुछ ही देर बाद यान ब्लेड को पूरी तरह रिपेयर कर देता है और उसे सेलर को वापस सौंप देता है। सेलर उत्साह से उसे हाथ में लेकर अच्छी तरह चेक करता है और फिर यान की तारीफ करते हुए मान लेता है कि उसने उसे पूरी तरह गलत समझा था। वह कहता है कि यान सचमुच असली टैलेंट है और वादा निभाते हुए एज्योर स्टील सोर्ड उसे सौंप देता है। यान खुशी खुशी सोर्ड स्वीकार कर लेता है और मन ही मन जानता है कि अब उसे केवल इस सोर्ड का नाम बदलना है ताकि यह एक सूडो आर्टिफैक्ट बन जाए। इसके बाद यान अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस ब्लेड का नाम बदलकर चिंगगैंग यानी लेजेंडरी ब्लेड कर देता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही वह सोर्ड थी जिसे एक वॉर गॉड इस्तेमाल करता था और जिसकी मदद से वह दुश्मनों की सेनाओं की पंक्तियां आसानी से तोड़ देता था। ऐसी सोर्ड मिलने के बाद यान समझ जाता है कि अब वह अभी अभी कमाए गए 2,000 बचा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इसके अलावा उसके पिता की मृत्यु के बाद से उसकी सिस्टर की जिंदगी भी बिल्कुल आसान नहीं रही थी। हालांकि उसे पता था कि भविष्य में उसकी सिस्टर एक बेहद महान इंसान बनने वाली है, लेकिन इस समय वह केवल एक घर में रहने वाली शट इन गर्ल थी। इसी वजह से यान ने तय किया कि कॉलेज जाने से पहले वह उसके लिए कुछ लिविंग एक्सपेंसेस अलग रख देगा। यान वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसे पुकारती है और पूछती है कि क्या वह उसे हायर कर सकती है। यान मुड़कर देखता है तो सामने कैक्सन खड़ी होती है। वह यान से कहती है कि अगर वह तैयार हो जाए तो वह उसे पूरे 50,000 देने को तैयार है। फिर वह बताती है कि उसे बस इतना चाहिए कि यान उसे लेवल 10 तक कैरी कर दे। इस समय कैक्सन केवल लेवल 3 पर थी और यान उसे बता देता है कि वह बेझिझक उसे हायर कर सकती है। यह सुनकर कैक्सन खुश हो जाती है, जबकि यान मन ही मन केवल इस बात के लिए शुक्रगुजार था कि पैसा खुद चलकर उसके दरवाजे पर आ गया। तभी कैक्सन जल्दी से सेलर के पास जाती है और उससे कहती है कि वह डीमन शेड सेबर खरीदना चाहती है। सेलर गर्व से उससे कहता है कि अब उसकी कीमत 25,000 होगी, क्योंकि सोर्ड की ड्यूरेबिलिटी अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है। कैक्सन तुरंत अपने स्टोरेज रिंग से पैसे निकालकर उसे दे देती। ये देखकर सेलर लगभग हैरान रह जाता है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि वह सचमुच किसी बेहद अमीर परिवार से है। वह बिना समय गंवाए डीमन शेड सेबर उसे सौंप देता है। दूसरी ओर यान मन ही मन सोच रहा था कि वह कैक्सॉन की सपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को और कैसे बढ़ा सकता है। तभी कैक्सॉन वापस आती है और वह सोर्ड यान की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि यह उनकी पहली मुलाकात का गिफ्ट है और वह किसी भी हालत में इसे वापस नहीं करेगा। यह देखकर यान पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इतनी महंगी सोर्ड गिफ्ट कर देगी। इससे उसे एहसास हो जाता है कि कैक्सन वास्तव में बहुत अच्छे संस्कार वाली लड़की है। यान खुशी खुशी सोर्ड स्वीकार करता है और दिल से उसका धन्यवाद करता है। कैक्सन को भीतर ही भीतर पूरा विश्वास था कि भविष्य में यान एक बहुत महान इंसान बनने वाला है। इसी वजह से वह उसकी मदद करने में बिल्कुल भी
हिचकिचा नहीं रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि आगे चलकर यह निवेश उसके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद यान सुझाव देता है कि वे सीधे रूकी ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चलें। कुछ ही देर बाद दोनों चार्जिंग बीस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहुंच जाते हैं। नए गियर के साथ यान मॉन्स्टर्स को ऐसे काटता जाता है जैसे वे मक्खन हो, जबकि कैक्सन पीछे से लगातार सपोर्ट देती रहती है। दोनों मिलकर न केवल नया क्लियर टाइम रिकॉर्ड बना देते हैं, बल्कि कैक्सन भी लगातार लेवल अप करती जाती है। इतना ही नहीं, वे व्हर्लविंड वुल्व्स ट्रेनिंग बेस का भी नया रिकॉर्ड बना देते हैं, जिससे हर कोई पूरी तरह दंग रह जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि यान ने याओ फैमिली की कैक्सन के साथ टीम बनाई है, तो वे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दरअसल डॉली मर्चेंट गिल्ड, जो देश के टॉप 10 ट्रेडिंग हाउसेज में से एक है, उसके चेयरमैन खुद कैक्सन के पिता हैं। जब कैक्सन आखिरकार लेवल 9 पर पहुंचती है, तो उसे बेहद थकान महसूस होने लगती है और वह यान से कहती है कि उन्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन यान उससे कहता है कि चलते चलते ही आराम कर लो। वह उसे समझाता है कि उसके मौजूदा स्टैट्स के साथ उसे कोई समस्या नहीं होगी। यान की यह बात सुनकर कैक्सन और भी मोटिवेटेड हो जाती है। वह कहती है कि चूंकि उसके पास एस रैंक सपोर्ट क्लास है, इसलिए वह भी यान की तरह खुद को चुनौती देना चाहती है। इस समय तक यान पहले ही लेवल 13 पर पहुंच चुका था। यान उसे बताता है कि अब वे रूकी ट्रेनिंग बेसिस में सबसे खतरनाक बेस की ओर जाएंगे, जिसे नेदर फ्लेम बोर बेस कहा जाता है और जिसकी डेंजर रेटिंग सबसे ऊंची है। जब दोनों बेस के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, तो वहां मौजूद नाइट अपनी चिंता जताते हुए यन से कहता है कि उसे पता है उसने बाकी सभी बेसिस के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, लेकिन नेदर फ्लेम बोर किंग चार्जिंग रैबिट्स और व्हर्लविंड वुल्व्स से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यन पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वह कहता है कि अगर इंसान कभी रिस्क ही नहीं लेगा, तो वह कभी ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा। अंदर ही अंदर यान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उसके साथ कैक्सन थी, जो एस रैंक सपोर्ट क्लास की मालिक थी। जब नाइट देखता है कि यान किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं है, तो उसके पास उन्हें अंदर जाने देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। वह दोनों को शुभकामनाएं देता है और उनके एडवेंचर के लिए लक विश करता है। यान मुस्कुराकर उसकी शुभकामनाएं स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता था कि उन्हें जितनी भी लक मिल सके उतनी कम है। डंजन के अंदर कुछ देर तक चलते रहने के बाद कैक्सन हैरानी से कहती है कि अभी तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। तब यान उसे बताता है कि इस डंजन में कोई छोटे मॉन्स्टर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही बॉस मॉन्स्टर रहता है। ये सुनते ही कैक्सन घबरा जाती है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, दूर सामने वही बॉस मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है। उस विशाल मॉन्स्टर को देखते ही कैक्सन डर के मारे लगभग बेहोश होने वाली हो जाती है। दूसरी ओर यान पूरी तरह उत्साहित हो उठता है। वह अपनी दोनों सोर्ड्स निकालता है और उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अनुसार वही उसके लायक असली ओपोनेंट था। वह विशाल मॉन्स्टर एक लेवल 15 स्पेक्ट्रल वाइल्ड बोर किंग था, जिसके पास गोस्ट फ्लेम चार्ज स्किल थी। ये मैजिक केव्स का एक बेहद खतरनाक मैजिकल बीस्ट था और इसका स्वभाव अत्यंत हिंसक था। उसके शरीर से लगातार बहती हुई मैजिकल गोस्ट फ्लेम्स 200 डिग्री तक का तापमान पैदा कर सकती थी। जैसे ही यान उस बीस्ट का सामना करने की तैयारी करता है, वह कैक्सन को आदेश देता है कि वह होली लाइट कास्ट करे, ताकि उसकी एचपी लगातार बनी रहे। कैक्सन तुरंत सहमत होकर अपनी होली एंजल स्किल एक्टिवेट कर देती है, जबकि यान पूरी रफ्तार से बीस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। उसका मानना था कि इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर के खिलाफ सबसे पहले हमला करना ही सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है। हवा में छलांग लगाते हुए यान योजना बनाता है कि वह ग्रेविटी और तेज स्पिन का इस्तेमाल करके एक ही वार में मॉन्स्टर की गर्दन चीर देगा। हालांकि उसकी शानदार योजना उसकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं करती। जैसे ही यान उस दानव पर वार करता है, वह हवा में छलांग लगा देता है और अपने दांतों से वार को रोक लेता है। निराश होकर यान उस रणनीति को छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब उस राक्षस को दोबारा बेवकूफ बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। वह यह भी समझ जाता है कि बोर किंग उन पिछले मॉन्स्टर बॉसेस से कहीं ज्यादा चालाक है, जिन्हें वह पहले हरा चुका है। फिर भी यान मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर अपनी एज्योर स्टील सोर्ड को मॉडिफाई करने का फैसला करता है। वह यह काम हवा में ही करना चाहता है, ताकि कैक्सन उसकी शक्तियों का पता न लगा सके। इसके साथ ही यान अपनी स्टील सोर्ड को चिंग गैंग सोर्ड में मॉडिफाई कर देता है। अपने आप में एज्योर स्टील सोर्ड बिल्कुल बेकार है, लेकिन चिंग गैंग सोर्ड के वार को रोक पाना बोर किंग के लिए लगभग असंभव है। हालांकि मॉडिफाई करने के बाद यान केवल लेजेंडरी चिंग गैंग सोर्ड की लेवल 10 रेप्लिका ही बना पाता है। असली तलवार जितनी शक्तिशाली न होने के बावजूद इस रेप्लिका में भी जबरदस्त ताकत होती है। यह लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती है और दुश्मन के आर्मर को भी आसानी से चीर सकती है। क्वालिटी कम होने के बावजूद यान परिणाम से निराश नहीं होता। उसे पता है कि उसकी मॉडिफिकेशन पावर हवा में से गॉड टियर आर्टिफैक्ट्स नहीं बना सकती, लेकिन यह रेप्लिका लेवल 15 के मॉन्स्टर बोर किंग को हराने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। ऐसे हथियार के साथ उसके स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं और उसे स्पष्ट बढ़त मिल जाती है। यान तुरंत हमला करता है और एक ही वार में बोर किंग का एक दांत काट देता है, जिससे वह बुरी तरह
तरह क्रोधित हो उठता है। जब कैक्सन का ध्यान दूसरी तरफ होता है, यान तुरंत अपनी ब्लेड को वापस एज्योर स्टील सोर्ड में बदल देता है ताकि वह कुछ भी न देख सके। दूसरी ओर कैक्सन अभी जो हुआ उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि एक साधारण ई रैंक वेपन इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उसे पूरा यकीन है कि इसकी वजह हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि केवल एक ही वार में बोर किंग का सबसे कठोर हिस्सा, उसका दांत कट गया। कुछ देर सोचने के बाद कैक्सन इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह सब यान की ताकत का कमाल था और इसका हथियार से कोई संबंध नहीं था। वह सोचती है कि ड्यूअल रैंक क्लास वाला कोई व्यक्ति जिसने इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हों, ज्यादातर ए रैंक क्लासेस से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। जब कैक्सन अपने ही विचारों में खोई होती है, यान उसके चेहरे का भाव देखकर समझ जाता है कि वह अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी अजीब बातें सोच रही है। चूंकि उन्हें अभी भी मॉन्स्टर को हराना है, यान उसे आवाज लगाकर वास्तविकता में वापस लाता है। फिर वह उसे आदेश देता है कि उस पर होली लाइट का प्रभाव डाल दे, नहीं तो मॉन्स्टर को हराने के बाद शायद उसे लेवल अप का लाभ न मिले। कैक्सन उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद देती है और तुरंत अपना होली लाइट स्किल सक्रिय कर देती है। जैसे ही होली लाइट यान पर पड़ती है, वह बोर किंग को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन हमला करने से पहले वह एक नई रणनीति सोचने लगता है। वह सोचता है कि क्या अगला हमला करने से पहले अपनी मॉडिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करे। यान अगली स्ट्राइक के लिए अपनी डीमन सोर्ड का नाम बदलने पर विचार करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कौन सा नाम सबसे उपयुक्त होगा। कई बड़े बड़े नाम सोचने के बाद वह रुक जाता है, क्योंकि अगर उसने कोई बेहुदा नाम चुन लिया तो स्किल या तो असफल हो सकती है या उल्टा उसी के खिलाफ जा सकती है। आखिरकार वह जोखिम न लेने का फैसला करता है और खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी गलती करने से बच जाता है। तभी अचानक बोर किंग अपना स्किल नेदर फ्लेम चार्ज सक्रिय कर देता है, जिससे यान का ध्यान फिर से लड़ाई पर लौट आता है। मुकाबला खत्म करने की तैयारी करते हुए यान फैसला करता है कि वह नेदर फ्लेम चार्ज को ही मॉडिफाई कर देगा। कुछ पल सोचने के बाद कि उसे किस चीज में बदलना चाहिए, यान कैक्सन से अपनी आंखें बंद करने को कहता है। हैरान होकर कैक्सन पूछती है कि क्यों, लेकिन यान सिर्फ इतना कहता है कि उस पर भरोसा करे। वह समझाता है कि आगे जो होने वाला है शायद वह उसे देख भी न सके। बिना किसी हिचकिचाहट के कैक्सन उसकी बात मान लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कोई बेहद खून खराबे वाला दृश्य होने वाला है। जैसे ही बोर किंग नीली आग में लिपटा हुआ एक विशाल फ्लेमिंग चीटोस की तरह उसकी ओर दौड़ता है, यान अपनी मॉडिफिकेशन स्किल सक्रिय कर देता है। उंगलियां चटकाते ही वह बोर के नेदर फ्लेम चार्ज को नेदर फ्लेम ड्रिफ्ट में बदल देता है। स्किल सफल होते ही मॉन्स्टर की रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती है और वह हवा में धीरे धीरे तैरने लगता है। यहाँ तक कि बोर किंग भी पूरी तरह भ्रमित हो जाता है, क्योंकि यान ने उसे मानो जूटोपिया के फ्लैश जैसा बेहद धीमा बना दिया था। अपनी इस शानदार मॉडिफिकेशन से संतुष्ट होकर यान तुरंत आगे बढ़ता है और बीच रास्ते में अपनी एज्योर सोर्ड को फिर से चिंग गैंग सोर्ड में मॉडिफाई कर देता है। एक ही शक्तिशाली वार के साथ वह बोर किंग की गर्दन पर प्रहार करता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। तुरंत ही सिस्टम उसे सूचना देता है कि बोर किंग मारा जा चुका है और मॉन्स्टर को हराने का EXP उसके स्टैट्स में जोड़ दिया गया है। इन अतिरिक्त पॉइंट्स की बदौलत यान सीधे लेवल 15 पर पहुंच जाता है। उसे खुद भी हैरानी होती है कि सबसे शक्तिशाली रूकी मॉन्स्टर बॉस को हराने की वजह से वह लगातार 2 लेवल्स ऊपर चढ़ गया। इस बीच कैक्सन की आंखें अब भी बंद होती हैं, लेकिन तभी उसे सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसमें उसे रिवॉर्ड्स मिलने की जानकारी मिलती है। वह हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका लेवल लगातार 3 बार बढ़कर सीधे लेवल 12 पर पहुंच गया है। ये देखकर उसके मन में सवाल उठता है कि क्या यान ने सच में उस मॉन्स्टर को हरा दिया। अपनी सोर्ड को वापस उसके असली रूप में बदलने के बाद यान कैक्सन के पास जाता है। हालांकि उसने अपना राज छिपाने के लिए उससे आंखें बंद करने को कहा था, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उसने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। यान इससे खुश होता है और सोचता है कि कैक्सन एक परफेक्ट टीममेट है, क्योंकि वह सिर्फ आज्ञाकारी ही नहीं बल्कि अमीर भी है और उसके पास हीलिंग स्किल भी है। यान मन ही मन तय करता है कि भविष्य में जब भी किसी डंजन रेड के लिए पार्टी बनानी पड़ेगी, वह कैक्सन को अपने साथ जरूर ले जाएगा। कुछ मिनट बाद वह कैक्सन से आंखें खोलने के लिए कहता है और बताता है कि उसका लेवल अप कराने का अनुरोध पूरा हो चुका है। जैसे ही कैक्सन आंखें खोलती है, सामने मरे हुए मॉन्स्टर को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यान ने इतने भयानक मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया। जब यान वहां से जाने की तैयारी करता है, कैक्सन चुपचाप उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखती रहती है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यान एक दुर्लभ प्रतिभा है, जो न केवल शक्तिशाली बल्कि दयालु और भरोसेमंद भी है। यान के जाने से पहले कैक्सन उसे आवाज देकर रोकती है और उसका तय किया हुआ पेमेंट
उसे सौंप देती है। इसके अलावा वह धन्यवाद के रूप में उसे एक बोनस गिफ्ट भी देती है। बोनस देखकर यान की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह एक स्टोरेज रिंग होती है। स्टोरेज रिंग्स बेहद कीमती होती हैं, क्योंकि वे ऐसे क्रिस्टल्स से बनाई जाती हैं जिनमें परमानेंट स्पेशल मैजिक होती है। ये रिंग्स हर तरह की फिजिकल लिमिटेशन को नजरअंदाज करके लगभग कोई भी सामान अपने अंदर स्टोर कर सकती है। यहाँ तक कि बहुत कम स्टोरेज स्पेस वाली रिंग भी लाखों में बिकती है, इसलिए उनकी कीमत बेहद ज्यादा होती है। इसकी असली कीमत जानते हुए यान उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन कैक्सॉन जिद करती है। वह कहती है कि यान जैसी प्रतिभा वाले व्यक्ति को इसकी उससे कहीं ज्यादा जरूरत है। वह उसे याद दिलाती है कि उसने तय समझौते से भी 2 अतिरिक्त लेवल्स दिला दिए हैं, इसलिए उसे यह गिफ्ट स्वीकार कर लेना चाहिए। यान समझ जाता है कि कैक्सॉन सही कह रही है, क्योंकि वह जल्द ही अपने सोलो लेवलिंग मिशन के लिए वाइल्ड्स में जाने वाला है और वहां मिलने वाले लूट को रखने के लिए स्टोरेज रिंग उसके बहुत काम आएगी। कुछ देर सोचने के बाद वह आखिरकार उसका गिफ्ट स्वीकार कर लेता है। बदले में वह वादा करता है कि जब भी कैक्सन को उसकी जरूरत होगी और उसका अनुरोध उसके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगा, वह उसकी मदद जरूर करेगा। इस तरह दोनों अपनी शर्तों पर सहमत होकर डंजन से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। उधर बाहर फ्रेशमैन रैंकिंग्स को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा चल रही होती है। हर कोई हैरान है कि इस बार अलग अलग प्रतिभागियों के लेवल्स एक दूसरे के बेहद करीब हैं। इसकी वजह यह है कि इस साल नन्योंग सिटी में असाधारण प्रतिभाओं की भरमार है। कहा जा रहा है कि इस बार शहर में कई एस रैंक और ए रैंक कॉम्बैट क्लासेस जागृत हुई हैं, खासकर नन्योंग 7th हाई में, जहां अफवाह है कि एक साथ 3 एस रैंक कॉम्बैट क्लासेस अवेकन हुई हैं। कुछ देर बाद यान और कैक्सन भी भीड़ में पहुंचकर रैंकिंग्स देखने लगते हैं। हालांकि यान अभी भी रैंकिंग में पहले स्थान पर है, लेकिन उसे पता है कि बाकी लोग जल्द ही उसके करीब पहुंच जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पीछे मौजूद तीनों लोग टॉप टियर कॉम्बैट क्लासेस के मालिक हैं। उनमें पहला है ली योंग, जो नन्योंग 3rd हाई का एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में टॉप स्टूडेंट है। एस रैंक सोर्ड सेंट क्लास अवेकन की है और क्लोज कॉम्बैट में उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा प्रतिभाशाली युवक जोंग होंग है, जो नन्योंग 9th हाई का मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। उसने ए रैंक ब्लेजिंग फिस्ट मास्टर क्लास अवेकन की है, जिसकी ऑफेंसिव पावर बेहद भयानक मानी जाती है। तीसरा है लू युएन, जिसने एस रैंक गेल असैसिन क्लास अवेकन की है। ये एक एलिमेंटल हाई एजिलिटी क्लोज कॉम्बैट क्लास है और एम्बुश करने में उसकी महारत है। अपने पिछले जीवन में यान ने इन सभी बेजोड़ प्रतिभाओं को शानदार करियर बनाते देखा था, लेकिन इस जीवन में उसका लक्ष्य उनसे भी आगे निकलना है और नान्योंग सिटी की टॉप 100 रैंकिंग्स के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचना है। वह जानता है कि भविष्य में यही सभी असाधारण प्रतिभाएं उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बनने वाली हैं। फिर भी वह उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है जब वह उनसे टॉप पोजीशन के लिए मुकाबला करेगा, लेकिन फिलहाल उसकी प्राथमिकता कुछ और है। वह अपने घर लौटना चाहता है और अपनी छोटी बहन जांग याओ का ख्याल रखना चाहता है। अपने पिछले जीवन में यान को उसके घर से छीन लिया गया था और ताकतवर लोगों ने उसे एक सामान की तरह इस्तेमाल किया था। उसकी बहन को अकेले ही बड़ा होना पड़ा और वह फिर कभी उससे मिल भी नहीं पाया, लेकिन अब जब उसे जीवन में दूसरा मौका मिला है, यान कसम खाता है कि वह अपने पिछले जीवन के हर पछतावे को मिटाएगा। कुछ देर बाद वह कैक्सन से विदा लेता है। जाते जाते कैक्सन उससे कहती है कि अगली बार जब वह किसी डंजन रन पर जाए तो उसे भी अपनी पार्टी में जरूर शामिल करे। इसके तुरंत बाद यान उस जगह पहुंच जाता है जिसे वह कभी अपना घर कहा करता था। पिछले जीवन में घर से ले जाए जाने के बाद यान कभी वापस अपने घर नहीं लौट पाया। उसे अपनी छोटी बहन याओ की खबर केवल दूसरे लोगों के जरिए मिलती रही। हालांकि दोनों फिर कभी नहीं मिले, लेकिन बाद में याओ ने एक शक्तिशाली ए रैंक कॉम्बैट क्लास अवेकन की थी। लेकिन फिलहाल याओ वही शर्मीली और घर में रहने वाली लड़की है जिसे यान पहले से जानता था। घर में प्रवेश करते ही याओ अपने भाई का स्वागत करती है और उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। याओ 15 साल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बेहद शर्मीली लड़की है, जो उनके माता पिता की डीमन केव में मौत के बाद से खुद में सिमट कर रह गई है। 3 साल पहले जब उनके माता पिता जिंदा थे तब वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह हमेशा खुशमिजाज और हंसमुख रहती थी, लेकिन उस हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल। खाना खाते समय याओ अचानक कहती है कि वह स्कूल छोड़ना चाहती है। ये सुनकर यान चौंक जाता है और उससे कारण पूछता है। उसे पता है कि याओ पढ़ाई में अपनी ग्रेड की टॉप स्टूडेंट है, इसलिए वह समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों करना चाहती है। यान उसे याद दिलाता है कि हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत करीब हैं और उसके शानदार ग्रेड्स को देखते हुए ड्रॉप आउट होने का सवाल ही नहीं उठता। याओ धीरे से जवाब देती है कि वह यान जैसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकती। उसने सिटी रैंकिंग्स में यान का पहला स्थान देखा है। वह अपने भाई की हमेशा मेहनत करने के लिए तारीफ करती है और विश्वास जताती है कि वह भविष्य में बहुत महान इंसान बनेगा। याओ यह भी मानती है कि उसका भाई इस दुनिया की रक्षा करने के लिए ही बना है, लेकिन अपने शर्मीले और खुद में सिमटे स्वभाव की वजह से याओ को अपनी ही क्षमताओं पर भरोसा
नहीं है, जबकि वह कॉम्बैट और एकेडमिक्स दोनों में सबसे आगे है। वह यान से कहती है कि उसने घर के खर्च में मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़कर काम करने का फैसला किया है। उसकी बात सुनने के बाद भी यान उसकी इस दलील पर विश्वास नहीं करता। वह उससे कहता है कि वह असली वजह बताए कि आखिर उसने अचानक स्कूल छोड़ने का फैसला क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि याओ कुछ कह पाती, अंकल क्वान नाम का एक आदमी बिना बुलाए उनके घर आ जाता है। कमरे का माहौल देखकर वह अंदर आने में थोड़ा झिझकता है। इसके बाद क्वान अपनी लोन कंपनी की परेशानियों के बारे में दुख जताने लगता है और कहता है कि उसे उन्हें बार बार परेशान करने का अफसोस है। दरअसल क्वान अक्वान इमरजेंसी माइक्रोलोन कंपनी का मालिक है। पिछले 2 वर्षों से यान और याओ अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसी की कंपनी से उधार लेते आ रहे थे। याओ के चेहरे का भाव देखकर यान समझ जाता है कि क्वान आज उससे पहले भी घर आ चुका था। तभी उसे एहसास होता है कि याओ के अचानक स्कूल छोड़ने की असली वजह यही है। वह समझ जाता है कि सिटी रैंकिंग्स में उसका नाम देखने के बाद याओ को यह महसूस हुआ होगा कि उनके पास उसकी कॉलेज फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। इसलिए उसने अपने उज्जवल भविष्य का बलिदान देने का फैसला कर लिया ताकि यान पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। यान तुरंत क्वान से कहता है कि पिछले 2 सालों का पूरा हिसाब निकाल कर बताए कि उन पर कितना कर्ज है। क्वान बताता है कि बिना इंटरेस्ट के उन्हें लगभग 43,000 चुकाने हैं। वह यह भी कहता है कि उसे पैसे मांगते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन उसकी कंपनी खुद मुश्किल दौर से गुजर रही है। यह सुनकर यान तुरंत कैक्सन से मिले 50,000 रुपए निकालकर क्वान को दे देता है। वह कहता है कि बाकी बची हुई रकम लोन के इंटरेस्ट के रूप में रख ले। क्वान यह देखकर हैरान रह जाता है, जबकि याओ सोचने लगती है कि उसके भाई के पास इतने पैसे आखिर आए कहां से। यान चाहता है कि वह याओ को सब कुछ समझा दे ताकि वह चिंता न करे, लेकिन वह किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपनी बात नहीं बताना चाहता। यान का इशारा समझते ही क्वान तुरंत वहां से जाने लगता है और उनसे कहता है कि अगर भविष्य में कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो उसे जरूर बुलाएं। क्वान के जाने के बाद याओ अपने भाई से पूछती है कि कहीं यह पैसा किसी गलत काम से तो नहीं आया। जवाब में यान प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसका पैसा पूरी तरह साफ है। वह उसे चिंता छोड़ने के लिए कहता है और विश्वास से घोषणा करता है कि वह नानयोंग सिटी की टॉप 100 लिस्ट में पहला स्थान हासिल करेगा। यान आगे कहता है कि वह नानयोंग सिटी की कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप स्कोरर बनेगा और 3 लाख का प्राइज मनी जीतेगा। इसके बाद वह याओ से कहता है कि उसके कारण अपने भविष्य का त्याग कभी न करे। यह सुनते ही याओ समझ जाती है कि उसका पहले वाला बहाना उसके भाई को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बना पाया और वह असली वजह पहले ही समझ चुका था। तब यान उसे एक बैंक कार्ड थमा देता है और भरोसा दिलाता है कि उसके पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बस उसने अभी तक उनका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। यान याओ से कहता है कि वह पूरी मेहनत से पढ़ाई और ट्रेनिंग जारी रखे, क्योंकि जब वह सबसे ऊपर पहुंचेगा तो लोगों की नजरें अपने आप उसकी छोटी बहन पर भी टिक जाएंगी। वह समझाता है कि जैसे ही लोग उसे सिटी के सबसे ताकतवर इंसान की बहन के रूप में देखने लगेंगे, उस पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। इसलिए उसे अभी से मेहनत करनी होगी और अपने पूरे ईयर की सबसे ताकतवर स्टूडेंट बनना होगा। ये सुनते ही याओ का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वह दौड़कर यान को गले लगा लेती। रोते हुए वह कसम खाती है कि वह कभी भी अपने परिवार का नाम शर्मिंदा नहीं होने देगी। यान अपनी बहन को सांत्वना देता है और मन ही मन फैसला करता है कि अब वह एक साथ लेवल्स भी बढ़ाएगा और पैसे भी कमाएगा। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह कसम खाता है कि नानयोंग सिटी में टॉप स्कोरर की जगह हासिल करके रहेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए यान इंसानों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से बाहर डीमन केव के अंदर जाने का फैसला करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहीं लेवल अप करने की सबसे बेहतरीन जगह मौजूद हैं और उनमें से एक है पॉइजन ड्रैगन वैली। यह जगह खतरे और अवसर दोनों से भरी हुई है। मॉन्स्टर्स की घनी आबादी होने के कारण यान मानता है कि सोलो लेवलिंग के लिए इससे तेज जगह कोई नहीं है। यहाँ तक कि एक अफवाह भी है कि पॉइजन ड्रैगन वैली की गहराइयों में एक दुर्लभ ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर छिपा हुआ है। यान चाहता है कि उसे वह मॉन्स्टर मिल जाए और वह उसके एग्स में से एक हासिल कर सके। उस एग की मदद से वह आखिरकार अपनी यूनिवर्सल क्राफ्टिंग स्किल का इस्तेमाल करके एक शक्तिशाली और वफादार मॉन्स्टर तैयार कर सकेगा। यान ड्रैगन वैली में मिलने वाले अवसरों को लेकर बेहद उत्साहित है और उम्मीद करता है कि उसे बेचने के लिए मैजिक क्रिस्टल्स भी मिल जाएंगे, जिससे वह जल्दी कुछ पैसे कमा सके। दुनिया को जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए यान अगले दिन डीमन केव की पॉइजन ड्रैगन वैली की ओर जाने का फैसला करता है। अगले दिन यान नानयोंग सिटी के डीमन केव जाने वाली बस में सवार हो जाता है। बस से उतरने के बाद वह अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। बाहर स्थित ड्रैगन वैली तक पहुंचने के लिए उसे पहले डीमन केव से होकर गुजरना होगा। यान सोचता है कि दिन के इस समय वहां काफी लोग मौजूद होंगे। डीमन केव एक पैसेजवे के जरिए वास्तविक दुनिया यानी नानयोंग सिटी से जुड़ी हुई है और डीमन केव के अंदर इंसानों का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मौजूद है, जो मॉन्स्टर्स के आक्रमण के खिलाफ मानवता के मुख्य किलों में से एक है। नानयोंग सिटी
सिटी की डीमन केव को लेवल 70 से ऊपर के 2 बॉसेस चलाते हैं। अपनी पिछली जिंदगी में यान को उन्हीं के लिए एक गुलाम की तरह काम करने पर मजबूर किया गया था। डीमन केव के अंदर प्रवेश करते ही यान बहुत से लोगों को पूरी तरह गियर अप हुए देखता है। केव में घुसते ही ज्यादातर लोग तुरंत अपना गियर पहन लेते हैं ताकि किसी भी पल लड़ाई के लिए तैयार रह सकें। यान समझ सकता है कि उनके ज्यादातर गियर की कीमत एक बड़ी दौलत रही होगी, लेकिन यह सब उस स्टोरेज रिंग के सामने कुछ भी नहीं है जो उसे कैक्सन से मिली थी, क्योंकि वह दौलत के मामले में बिल्कुल अलग ही स्तर पर है। कुछ ही देर बाद यान ईस्ट गेट पर पहुंच जाता है, जो पॉइजन ड्रैगन वैली के सबसे नजदीक वाला एग्जिट है। जाहिर तौर पर ड्रैगन वैली को डीमन वैली के अब तक खोजे गए सभी क्षेत्रों में सबसे सुरक्षित माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स लेवल 13 से लेवल 18 के बीच हैं। यान मानता है कि उसके लेवलिंग गोल्स के लिए यही सबसे बेहतरीन जगह है। ईस्ट गेट पर जब यान गार्ड्स को अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाता है तो हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है। कैप्टन यह सोचकर कि शायद उसके दिमाग के कुछ पेंच ढीले हैं, उससे पूछता है कि क्या वह अपने डुअल ट्रैश रैंक के साथ अकेले ही वैली में जाने की योजना बना रहा है। वह यान को चेतावनी देता है कि रुकी ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तुलना डीमन केव के वाइल्ड से बिल्कुल नहीं की जा सकती। चेतावनी मिलने के बावजूद यान शांत रहता है और कैप्टन का उसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद करता है। उनके पास से आगे बढ़ते हुए यान पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है कि वह जरूर सही सलामत वापस लौटेगा, लेकिन कैप्टन अब भी चिंतित रहता है और नहीं चाहता कि यह बेचारा मर जाए। यान को बचाने के लिए वह आदमी उसे रोकने के इरादे से तेजी से उसकी ओर झपटता है, लेकिन उसके भारी सदमे के बीच यान फुर्ती से उसे चकमा देकर निकल जाता है। कैप्टन हैरान और बिल्कुल निशब्द रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि एक डुअल लो क्लास ट्रैश उसकी पकड़ से निकल गया, जबकि वह खुद एक लेवल 30 अवेकनर है। कुछ मिनट बाद उसके आदमियों में से एक उसे यान को जाने देने के लिए कहता है। फिर वह बताता है कि यही वही लड़का है जिसने क्लास की परवाह किए बिना अकेले ही कई रुकी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। वह कैप्टन को यह भी बताता है कि यान नाई यंग फर्स्ट हाई में एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में नंबर 1 है और इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में टॉप स्कोरर बनने का सबसे बड़ा दावेदार भी है। ये सुनकर कैप्टन दंग रह जाता है और यकीन नहीं कर पाता कि एक ड्यूअल रैंक अवेकनर इतना ताकतवर हो सकता है। उसे पूरी बात किसी फेरी टेल जैसी लगती है, क्योंकि पिछले कई वर्षों के टॉप अवेकनर्स भी यान जैसे अविश्वसनीय मूव्स कभी नहीं दिखा पाए थे। जब वे सब उसकी जबरदस्त ताकत पर बहस कर रहे होते हैं, उसी दौरान यान पॉइजन ड्रैगन वैली के अंदर बढ़ता चला जाता है। हालांकि यह वैली अवसरों से भरी हुई है, लेकिन पूरी घाटी जहरीली गैस से ढकी हुई है, इसलिए जिंदा रहने के लिए एंटीडोट पिल्स लेना अनिवार्य है। यान अपनी स्टोरेज रिंग से एक पिल निकालकर खा लेता है। समस्या यह है कि इन पिल्स का असर केवल लगभग 3 आवर्स तक ही रहता है, और क्योंकि ये बिल्कुल सस्ती नहीं है, इसलिए यान फैसला करता है कि वह हर पल का पूरा फायदा उठाएगा, क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह कंगाल है। जैसे ही वह पिल अपने मुंह में डालता है, वैसे ही 3 भयानक लेवल 13 पॉइजन विंग लिजर्ड्स उसकी ओर झपट पड़ते हैं। लेकिन यान पूरी तरह तैयार है, क्योंकि वे उसकी सोलो लेवलिंग मिशन की राह में सिर्फ शुरुआती सीढ़ियां हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के यान तुरंत अपनी एज्योर स्टील ब्लेड से उन पर वार करता है और पल भर में उन्हें 2 टुकड़ों में काट देता है। हर पॉइजन विंग लिजर्ड को हराने पर उसे EXP मिलता है, जिससे उसके लेवल की प्रोग्रेस बढ़ने लगती है। यान खुश हो जाता है कि केवल 3 छोटे वाइल्ड मॉन्स्टर्स ने ही उसकी लेवल प्रोग्रेस को इतना बढ़ा दिया। इसके बाद वह वैली के और भी अंदर बढ़ता जाता है, क्योंकि वह और ज्यादा वाइल्ड मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए उत्साहित है। कुछ ही देर बाद उसका सामना मॉन्स्टर्स के एक बड़े झुंड से होता है और यान फैसला करता है कि वह उन्हें जल्दी खत्म करने के लिए अपनी मॉडिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करे। वह तुरंत एज्योर स्टील सोर्ड को मॉडिफाई करके एज्योर गोल्ड सोर्ड में बदल देता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ शिकार पर टूट पड़ता है। यान बड़ी आसानी से कई पॉइजन विंग बैट्स को काट गिराता है और बेखौफ होकर उन्हें और ज्यादा आने की चुनौती देता है। उनमें से बड़ी संख्या को खत्म करने के बाद उसे भारी मात्रा में EXP मिलता है और उसका लेवल बढ़कर लेवल 13 हो जाता है। इसके बाद वह कार्निवरस फील्ड ग्रास का सफाया करने लगता है, जिन्हें वह कुछ ही पलों में खत्म कर देता है। उसे फिर से जबरदस्त EXP मिलता है और उसका लेवल बढ़कर लेवल 17 हो जाता है। इसके बाद वह बड़ी संख्या में मौजूद मियाज़मा टोड मॉन्स्टर्स को काटते हुए आगे बढ़ता है। हमेशा की तरह यान उन्हें भी आसानी से खत्म कर देता है, भारी मात्रा में EXP हासिल करता है और उसका लेवल बढ़कर लेवल 18 हो जाता है। कुछ समय बाद वह आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए रुक जाता है। इतनी सफल लेवलिंग के बावजूद यान थोड़ा निराश है, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी उसे एक भी मैजिक क्रिस्टल नहीं मिला। इससे वह सोचने लगता है कि शायद आज उसकी किस्मत ही खराब है। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है जो पूछती है कि क्या उसने सभी मॉन्स्टर्स को मार डाला है। यान पीछे मुड़कर देखता है तो 2 आदमी पूरे रौब के साथ उसकी तरफ ऐसे चले आ रहे होते हैं जैसे पूरी जगह उन्हीं की हो। वह तुरंत उनमें से एक को पहचान लेता है। वह नन्योंग 7th हाई का S रैंक अवेकनर लू युएन है, जिसे गेल असैसिन के नाम से भी जाना
जाना जाता है और जो नन्योंग सिटी के प्रतिष्ठित अवेकनर क्लैन लू फैमिली का यंग मास्टर भी है। यान अभी भी सोच में डूबा होता है कि तभी यूएन का साथी पूछता है कि क्या वह बहरा है और उसे याद दिलाता है कि उसने अभी तक उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन यान चुप रहता है और बिना कुछ बोले उस नामहीन लैकी को ध्यान से देखता रहता है। कुछ पल की खामोशी के बाद यान अपनी जगह से उठता है और आखिरकार बोलता है। वह बेधड़क पूछता है कि अगर वह जवाब देने से मना कर दे तो यह लैकी आखिर करेगा क्या। यान का यह रवैया लैकी को बुरी तरह भड़का देता है और वह गुस्से से भर उठता है। फिर वह लगातार बकवास करने लगता है और बार बार यूएन की पहचान का रौब झाड़ने लगता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, यूएन बीच में आ जाता है और पहली बार खुद बोलता है। वह बताता है कि वह यान को जानता है। वह यान की स्किल्स की तारीफ करता है और उसे अपनी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण देता है, लेकिन यान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है और बिना एक पल गंवाए उसका प्रस्ताव ठुकराकर वहां से चल देता है। वह अपनी मेहनत से कमाए गए पॉइंट्स किसी ऐसे घमंडी लड़के के साथ बांटना नहीं चाहता जो उसे एक पैसा भी नहीं दे रहा। यान की इस बेपरवाह हरकत से यूएन का लैकी आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि यूएन ने उसे यान को सबक सिखाने से क्यों रोका। यूएन समझाता है कि यान में कुछ न कुछ टैलेंट जरूर है, क्योंकि किसी डुअल रैंक अवेकनर के लिए अकेले वैली की इतनी गहराई तक पहुंचना आसान बात नहीं है। फिर वह अपने लैकी को धैर्य रखने की सलाह देता है और वादा करता है कि अगली बार जब उनकी मुलाकात यान से होगी तब वह उसे जी भरकर सबक सिखा सकेगा। ये सुनकर लैकी बेहद उत्साहित हो जाता है और उस ट्रैश समझे जाने वाले यान को बुरी तरह हराने का इंतजार करने लगता है। दूसरी ओर यान पॉइजन वैली की ओर भी गहराइयों में अपना सफर जारी रखता है। उसके पास अब केवल एक एंटीडोट पिल बची है, इसलिए वह सोचता है कि दिन खत्म करने से पहले कुछ मियाज़मा टोड्स को मारकर लेवल 19 तक पहुंच जाएगा। लेकिन पूरे 1 घंटे तक अपने अगले शिकार की तलाश करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वह और भी ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसे एक भी रेयर मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। वह उस मशहूर रेयर ड्रैगन टाइप बीस्ट से मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से पॉइजन वैली में उसे उसके जैसा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक एक काला प्रोजेक्टाइल लगभग उसे आकर लग जाता है, लेकिन यान समय रहते प्रतिक्रिया करता है और अपनी एज्योर सोर्ड से उस हमले को रोक देता है। हमला बचाने के बाद वह अजीब दिखने वाला प्रोजेक्टाइल वहीं मौजूद रहता है, जबकि यान पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार खड़ा रहता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर उस पर घात लगाकर हमला किसने किया था और उसकी जबरदस्त डिफेंस स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है। तभी जंगल के अंदर से एक विशालकाय टोड छलांग लगाते हुए बाहर आता है और एक उग्र दानव की तरह दहाड़ता है। उस विशाल टोड को मियाज़मा टोड किंग कहा जाता है और वह एक लेवल 20 मॉन्स्टर है। उसकी इनेट स्किल्स हैं म्यूटेटेड टोड हाइड, जायंट टंग बाइंड और बर्स्ट पॉइजन ग्लैंड। अपने सामने इतने भयानक बॉस क्लास मॉन्स्टर को देखकर भी यान डरने के बजाय और ज्यादा उत्साहित दिखाई देता है। उसे केवल इस बात की परवाह है कि अब आखिरकार उसे एक मैजिक क्रिस्टल मिल सकता है। तभी अचानक टोड किंग अपनी इनेट स्किल जायंट टंग बाइंड का इस्तेमाल करते हुए यान पर हमला करता है, लेकिन यान बड़ी आसानी से उसके सभी हमलों से बच निकलता है। हालांकि मॉन्स्टर बहुत तेज है, लेकिन यान पहले ही समझ चुका है कि उससे कैसे निपटना है। उंगलियां चटकाते ही वह तुरंत मॉडिफिकेशन स्किल एक्टिवेट कर देता है। फिर जायंट टंग बाइंड स्किल का मुकाबला करने के लिए वह उसे मॉडिफाई करके जायंट टंग टैंगल में बदल देता है। जैसे ही मॉन्स्टर दोबारा हमला करता है, उसकी विशाल जीभ खुद में ही उलझ जाती है और लगभग टोड का गला घोंट देती है। टोड के ध्यान भटकते ही यान एजर सोर्ड लेकर हवा में छलांग लगाता है और मॉन्स्टर के सिर पर जोरदार वार करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उस वार से उसे कोई नुकसान नहीं होता और इससे पहले कि यान दोबारा हमला कर पाता, मॉन्स्टर अपनी एक और इनेट स्किल एक्टिवेट कर देता है। वह म्यूटेटेड टोड हाइड स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी चमड़ी अभेद्य बन जाती है और उसकी डिफेंस कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि मॉन्स्टर का लेवल यान के लेवल से अधिक है, इसलिए उस पर लगाया गया मॉडिफिकेशन स्किल तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। मॉन्स्टर की टंग बाइंड स्किल फिर से अपनी मूल अवस्था में लौट आती। अपनी स्ट्रेटजी के इसी समय असफल हो जाने से यान बिल्कुल खुश नहीं होता और वह समझ जाता है कि किसी अपने से ऊंचे लेवल वाले ओपोनेंट पर मॉडिफिकेशन इस्तेमाल करने की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी अगर दुश्मन का लेवल उससे ज्यादा हो तो मॉडिफिकेशन का समय बहुत कम हो जाता है और कई बार स्किल तुरंत ही फेल भी हो सकती है। जैसे ही मॉन्स्टर की जीभ एक बार फिर उसकी ओर बढ़ती है, यान शांत रहता है और इस खतरनाक दुश्मन को हराने के लिए एक जोखिम भरा दांव खेलने का फैसला करता है। वह डीमन ब्लेड को मॉडिफाई करने का निर्णय लेता है। स्टोरेज रिंग से ब्लेड निकालते ही वह उसे मॉडिफाई करता है और ब्लेड बदलकर डीमन फॉल सोर्ड बन जाती है। यानी वह मूल रूप से एक डीमन को अपनी सोर्ड के साथ एकाकार होने के लिए बुला लेता है। सोर्ड मॉडिफाई होते ही उसके हैंडल के ठीक ऊपर डीमन किंग्स आई उभर आता है। तभी अचानक ब्लेड के भीतर से गड़गड़ाती हुई एक आवाज गूंजती है जो पूछती है कि आखिर किसने उसे बुलाया
बुलाने की हिम्मत की है। असल में यान ने एक डीमन किंग सोर्ड को समन कर लिया था और स्किल कार्ड के अनुसार उसकी स्टैट्स अननोन थीं, लेकिन उस सोर्ड में 7th डीमन किंग ब्लड स्पिरिट श्योर की कॉन्शियसनेस का एक छोटा हिस्सा मौजूद था। सिस्टम नोटिफिकेशन के अनुसार इस सोर्ड का इस्तेमाल बेहद खतरनाक है और इसे जबरदस्ती उपयोग नहीं करना चाहिए। ये समझते ही कि उसने किसी बेहद खतरनाक चीज को बुला लिया है, यान फैसला करता है कि हालात हाथ से निकलने से पहले उसे जल्दी से मियास्मा टोड मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। इसके बाद यान अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके मॉन्स्टर पर पूरी शक्ति से वार करता है। केवल एक ही वार में वह टोड को बीच से चीर देता है और उसे हरा देता है, लेकिन डीमन किंग सोर्ड यान की पूरी स्टेमिना सोख लेती है, जिससे वह वहीं गिर पड़ता है। जैसे ही वह सांस संभालने की कोशिश करता है, ब्लेड अजीब हरकतें करने लगती है और उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। यान तुरंत सोर्ड को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस बदलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी होती है। उसके पास इतनी भी ऊर्जा नहीं बचती कि वह मॉडिफिकेशन स्किल एक्टिवेट कर सके, और जैसे ही वह सोर्ड के सामने गिरता है, शुर की आंख उसे देख लेती है। शुर इस बात से अगबबूला हो जाता है कि एक इंसान ने उसकी शक्ति उधार ली और वह यान से इसकी कीमत वसूलने का फैसला करता है। वह यान के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देता है और घमंड से कहता है कि उसकी शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही यान की पूरी दुनिया को मिटाने और सबको अपना गुलाम बनाने के लिए काफी है, चाहे वह स्वयं वहां उतरे भी नहीं। लेकिन श्योर यह नहीं जानता कि यान पहले से ही इसके लिए तैयार था, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। खुद को दोबारा संभालने के बाद यान एज्योर सोर्ड निकालता है और इससे पहले कि श्योर अपनी धमकियां पूरी कर पाता, वह डीमन आई को चकनाचूर कर देता है। इससे श्योर की कॉन्शियसनेस ब्लेड से पूरी तरह कट जाती है। गायब होते समय श्योर कसम खाता है कि एक दिन वह यान से इसका बदला जरूर लेगा। गुस्से में यान को हजारों तरीकों से टुकड़े टुकड़े करने की बातें कहते हुए आखिरकार श्योर की कॉन्शियसनेस पूरी तरह गायब हो जाती है और यान उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाता है। डीमन किंग की कॉन्शियसनेस के शरीर पर कब्जा करना बंद करते ही यान राहत की सांस लेता है, लेकिन वह अभी भी ब्लेड को उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं बदल पाता, क्योंकि उसकी स्टेमिना अभी पूरी तरह वापस नहीं आई होती। यह फैसला करता है कि वैली छोड़ने से पहले वह आराम करेगा और ताकत लौटने पर सोर्ड को वापस बदल देगा। अपनी पिछली जिंदगी में उसकी मॉडिफिकेशन स्किल के कारण इससे भी बड़ी घटना हो चुकी थी। उस समय उसने किसी तरह 9th डीमन किंग थंडर स्पिरिट अनाहिलेशन को समन कर लिया था। वह समनिंग इतनी बेकाबू हो गई थी कि आखिरकार लेवल 80 से ऊपर का एक नेशन गार्डिंग जनरल आकर उस स्थिति को संभाल पाया था। लेकिन उसी घटना की वजह से यान ने ऐसे हालात से निपटना सीख लिया था। मूल रूप से डीमन किंग के समन को रोकने का तरीका यह है कि उसकी कॉन्शियसनेस पर हमला किया जाए, जो वेपन से जुड़ी होती है। अपनी स्टैमिना वापस आने का इंतजार करते हुए यान इन भयानक प्राणियों की उत्पत्ति के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है कि क्या ये डीमन केव के जीव हैं या फिर किसी उससे भी ज्यादा भयानक दुनिया से आए। अपनी ताकत वापस मिलने के बाद वह डीमन किंग सोर्ड को उसकी ओरिजिनल स्टेट में बदल देता है और लड़ाई का लूट लेने का फैसला करता है। जैसे ही वह टोड किंग के शव के पास पहुंचता है, वह उम्मीद करता है कि उसमें एक मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप मिला होगा, और ठीक उसकी उम्मीद के अनुसार मियास्मा टोड किंग की लाश से एक लेवल 20 बॉस मैजिक क्रिस्टल बाहर प्रकट हो जाता है। जाहिर तौर पर उसकी मार्केट प्राइस कम से कम 1 लाख की थी और अपनी पहली बड़ी कमाई को लेकर यान बेहद उत्साहित हो जाता है। क्रिस्टल इकट्ठा करने के बाद वह टोड की लाश और उन सभी मॉन्स्टर्स के शव भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है जिन्हें उसने मारा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्हें टॉप ग्रेड मटेरियल्स माना जाता है और इन्हें बेचकर वह कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकता है। लेकिन यान इन्हें सामान्य मार्केट में नहीं बेचना चाहता, क्योंकि वहां इनकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। इसलिए वह ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचने का फैसला करता है। सब कुछ समेटने के बाद यान अपने स्टैट्स देखता है और उसे पता चलता है कि टोड किंग और अननोन एंटिटी को मारने के बाद उसका लगातार 2 बार लेवल अप हुआ है। अब वह लेवल 20 पर पहुंच चुका था और यान अंदाजा लगाता है कि वह अननोन एंटिटी शायद शर की कॉन्शियसनेस रही होगी। यान को इतने बड़े बोनस की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह सोचने लगता है कि क्या वह इस लूपहोल का फायदा अपने लिए उठा सकता है। चूंकि एक डीमन एंटिटी को समन करके उसकी आंख तोड़ने से उसका लेवल बढ़ गया था, इसलिए यान इस प्रक्रिया को दोहराने के बारे में सोचता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद यह सिस्टम बग उसे सीधे लेवल 100 तक पहुंचा दे, लेकिन यह योजना बहुत ज्यादा खतरनाक थी और एक छोटी सी गलती भी उसके प्यारे सिटी को तबाह कर सकती थी, जिससे उसे फिर से सब कुछ रिसेट करना पड़ता। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए यान इस विचार को छोड़ देता है। इसके बाद वह अपनी नई इन्नेट स्किल के स्टैट्स देखता है। हर 10 लेवल्स के बाद एक नई इन्नेट स्किल मिलती है। इस बार यान को डिसमेंटल स्किल मिली थी, जो लेवल 10 से नीचे की आइटम्स को डिसमेंटल करके उनसे अलग अलग मटेरियल्स प्राप्त कर सकती थी। इसके अलावा इस स्किल के साथ 10% चांस भी था कि क्रिटिकल स्ट्राइक रिवॉर्ड ट्रिगर हो जाए, जिससे डिसमेंटल किए गए मटेरियल्स की संख्या 2 गुनी हो जाती। यान को एक नई लेवल 1 फार्मर टैलेंट स्किल भी मिली, जिसका नाम था पेस्ट इम्यूनिटी।
जाहिर तौर पर यह स्किल फसलों को कीड़ों से पूरी तरह सुरक्षित बना देती थी। यान अपनी नई स्किल्स से बेहद खुश था, खासकर डिसमेंटल स्किल से, क्योंकि यह सीधे पैसे कमाने वाली स्किल थी। वहीं पेस्ट इम्यूनिटी को मॉडिफाई करके गॉड टियर स्किल डैमेज इम्यूनिटी में बदला जा सकता था। दुर्भाग्य से डैमेज इम्यूनिटी ज्यादा भरोसेमंद नहीं थी और उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थीं। फिर भी बेहद खतरनाक परिस्थितियों में यह जान बचाने वाला ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती थी। इसके बाद यान पॉइजन ड्रैगन वैली से जल्दी बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात यूएन के घमंडी लैकी से हो जाती है, जो एक पेड़ की चोटी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। यान तुरंत रुक जाता है और सोचने लगता है कि यह लैकी आखिर चाहता क्या है। वह घमंडी आदमी लियो ताओ था, जो एक लेवल 17 असैसिन और बी रैंक कॉम्बैट क्लास अवेकनर था। वह अपना डैगर दिखाते हुए यान का मजाक उड़ाता है और बताता है कि वह काफी देर से उसी का इंतजार कर रहा था। बिना समय बर्बाद किए ताओ सीधे यान पर टूट पड़ता है। वह उसे ट्रैश कहता है और उसे सबक सिखाने की धमकी देता है। ताओ की इनेट स्किल क्विक स्टेप थी, जो उसकी एजिलिटी को 30% तक बढ़ा देती थी। खुद पर घमंड करते हुए ताओ अपने डैगर्स यान के शरीर में घोंपने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एक F रैंक ट्रैश कभी भी उसके जैसे शानदार इंसान को नहीं हरा सकता। लेकिन इससे पहले कि वह अपना यह विचार पूरा भी कर पाता, यान केवल एक सोर्ड स्ट्राइक से उसके चेहरे की सारी मुस्कान मिटा देता है। ताओ दूर जाकर बुरी तरह गिरता है और पूरी तरह घायल हो जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि यान उससे भी ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। वह इस बात से भी हैरान था कि यान के पास स्टोरेज रिंग कैसे है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसे उसी रिंग से सोर्ड निकालते देखा था। ताओ के लिए एक डुअल रैंक ट्रैश इतनी महंगी स्टोरेज रिंग खरीद ही नहीं सकता था। यान शांत खड़ा उस दयनीय लैकी को देखता रहता है, जिसने खुद को उसके बराबर समझ लिया था। वह समझ नहीं पाता कि लोग आखिर क्यों सोचते हैं कि केवल कॉम्बैट क्लास अवेकनर बन जाने से वे अजेय हो जाते हैं। लेकिन यान का मानना था कि असली ताकत पर्सनल ट्रेनिंग, एनहांस्ड स्टैट्स, कॉम्बैट सेंस और लेवल गैप से तय होती है। और ताओ जिस आसानी से हार गया, उससे यान समझ गया कि वह उसके मुकाबले सचमुच केवल ट्रैश है। हालांकि वह यह भी मानता है कि यूएन एक काफी खतरनाक ओपोनेंट साबित हो सकता है। तभी अचानक यूएन परछाइयों से तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन यान उसे पहले ही देख लेता है और पूरी तरह शांत रहता है। जैसे ही यूएन उस पर हमला करता है, यान उसका हमला रोक देता है और यूएन उसकी एज्योर गोल्ड सोर्ड की तारीफ करता है। बदले में यान भी यूएन के सेबर की प्रशंसा करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। फिर यूएन यान को ड्यूअल की चुनौती देता है, ताकि वह खुद देख सके कि उसके बारे में इतना हाइप क्यों है। चूंकि यूएन को विश्वास नहीं था कि यान उस टॉप स्पॉट का हकदार है, इसलिए यान दांव और बड़ा कर देता है। वह यूएन से कहता है कि वह अपना सेबर दांव पर लगाए और जो जीतेगा वह दूसरे का वेपन ले जाएगा। यूएन बिना किसी हिचकिचाहट के इस शर्त को मान लेता है और तुरंत पूरी रफ्तार से यान की ओर दौड़ पड़ता है। जाहिर तौर पर यूएन की इनेट स्किल गेल स्ट्राइड थी, जो विंड पावर का इस्तेमाल करके उसकी एजिलिटी को 80% तक बढ़ा देती थी। जबकि यूएन उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, यान पूरी तरह शांत खड़ा था, मानो वह इस पूरी लड़ाई का आनंद ले रहा हो। वह उत्साह से घोषणा करता है कि वह यूएन का सेबर हासिल करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और यान अपने इस नए शिकार से एक और मुफ्त की कमाई मिलने की कल्पना करके मुस्कुराने लगता है।